नमस्कार बच्चों, सूर्या कंपटीशन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए हमारा जो है ना लैब असिस्टेंट वाला जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए पेपर सॉल्व कर रहे थे, उसमें 2016 वाला पेपर था लैब असिस्टेंट वाला, वो हमने कंप्लीट सॉल्व कर दिया 2 लेक्चर के अंदर और सारा विद कॉन्सेप्ट सॉल्व किया भैया। ऐसे नहीं, आप देखेंगे तो आपको निश्चित रूप से फायदा होगा ना भाई। कुछ क्वेश्चन तो रिपीट होते ही, और वैसे आपको एक क्राइटेरिया पता चलता है भाई, एग्जामिनर जो है वो यहाँ से क्वेश्चन उठा सकता है, इतनी उसकी रेंज है भाई, कितना क्या पूछ सकता है ना। तो प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करने से हमको एक आइडिया आता है भाई किस तरीके से हमको सिलेबस को कवर करना है। ठीक है, इसी क्रम में हम आज 2018 वाला है ना लैब असिस्टेंट का पेपर, केमिस्ट्री वाला, उसको सॉल्व कर रहे हैं ना। यानी ये पेपर किसका है? आपके लैब असिस्टेंट 2018, किसका? लैब असिस्टेंट 2018 का पेपर है ये। आपके 2016 में तो 35 क्वेश्चन आए थे केमिस्ट्री में, अब कितने आए हैं? 33। कितने? 33 किसमें? 2018 में। अब इसके अलावा बचेगा अपने पास 2022 का, उसमें दो है ना, 2 दिन एग्जाम हुआ था आपके, तो 2 दिन एग्जाम हुआ था, तो 2 पेपर हैं, उनको और सॉल्व कर लेंगे आपके। तो 4 पेपर हुए अब तक है ना किसके? लैब असिस्टेंट के। तो हम बगैर देरी किए हुए आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए आपको ऐसे नहीं 33 क्वेश्चन ही सिखाए जा रहे हैं, आपको 33 के साथ में मान लो कम से कम 100 क्वेश्चन सिखाए जा रहे हैं आपको, कम से कम 100। ठीक है ना, पूरे सिलेबस को कवर करते हुए भाई, पूरे सिलेबस से पेपर बनाया जाता है ना, पूरे सिलेबस को कवर करते हुए अपन ले रहे हैं। देखिए जैसे आपसे सबसे पहले कहा है इसने क्या, देखिए आपको इसने ना मतलब दोनों ही ऐसे करते हैं इसको, देखो ठीक है ना, इस तरीके से आपको इसने दिया है। क्यों? अरे इसने थोड़ा सा ना ऐसे कंजूसी कर ली पेपर को ना, ऐसे ही मतलब एक ही पेज में जैसे आप आधा आधा कर लेते हो ना, ऐसे आधे में एक तरफ लिख लो, आधे में एक तरफ, ताकि पेज कम भरे। तो ऐसे इसने आपके जो कर्मचारी चयन बोर्ड है, इसने भी दिमाग लगा लिया, पेज कम भरे। देखिए तो हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले कि बॉयल के नियम का सही निरूपण है, किसके नियम का? बॉयल के नियम का सही निरूपण है, यानी इनमें से कौन सा ग्राफ बॉयल के नियम को प्रदर्शित कर रहा है। तो बॉयल का नियम क्या है? अरे टेम्परेचर कैसा हो आपका? कांस्टेंट। टेम्परेचर कैसा हो? कांस्टेंट। और कांस्टेंट टेम्परेचर पर कांस्टेंट टेम्परेचर पर हमको पता है P जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? 1/V की। या इसको हम क्या कह सकते हैं? अरे इससे P1 V1 बराबर अरे P2 V2, ऐसा हम कह सकते हैं। तो देखो P और V में कैसा रिलेशन है? व्युत्क्रमानुपाती रिलेशन है। इसका मतलब P बढ़ेगा तो V घटेगा, या कह दो P घटेगा तो V बढ़ेगा। व्युत्क्रमानुपाती रिलेशन में ऐसा ही होता है ना। तो इसके लिए जो ग्राफ आएगा आपका, अरे ये वाला ग्राफ आएगा ना। कौन सा वाला ग्राफ? ये P और V के अंदर। तो V बढ़ा रहे हैं, P घट रहा है ना। अरे इधर V बढ़ रहा है, देखो अरे जब V इतना है ना, V तो P इतना, इतना क्या इस V पे, तो ये यहाँ यहाँ टच कर रहा है ना। अरे ये क्या है आपका P। अब देखो V आपने और बढ़ाया तो P क्या हो गया? घट गया ना। V और बढ़ाया आपने तो P और घट गया। तो एक को बढ़ाने पे दूसरा घटे, ऐसा व्युत्क्रमानुपाती रिलेशन होता है ना। और ये जो ग्राफ है आपके, ये वाला ग्राफ आएगा। कौन सा वाला? ये वाला। हाँ, वॉयल के नियम से वो ग्राफ हो सकता था, पर यहाँ वी नहीं आता, इसकी जगह क्या लिखता? अगर ये 1/V लिखता तब तो ये ग्राफ आ जाता। 1/V का मतलब अरे वी का उल्टा, इसका मतलब 1/V बढ़ रहा है इधर, तो वी इसका मतलब क्या हुआ? घट रहा है। तो वी घट रहा है तो पी बढ़ रहा है। तो ये ग्राफ कब सही होता? तो वी की जगह क्या होता है? 1/V। यानी वॉयल के नियम से हम अरे ऐसे दो ग्राफ बनाते हैं, ऐसे देखो, एक ग्राफ तो ऐसा बनाते हैं हम। कौन सा वाला? ये वाला। एक सेकंड। हाँ, अब देखिए, अब यानी आपको देखो एक तो ग्राफ ऐसा दे दे आपको पी, और किस में बनवा ले आपसे? वी में बनवा ले, तब तो ग्राफ कैसा आएगा आपके? ऐसा। ये ग्राफ है ना, ये वाला। पर ये ऐसे बना दे देखो आपको,
इसके बीच, अरे पी के और 1/v के बीच में ग्राफ बना दे तो फिर ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा ऐसा। 1/v बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, v घट रहा है, और v घटेगा तो p बढ़ रहा है ना, तो ऐसा ग्राफ, ये दोनों ही ग्राफ सही है वोयल के नियम से। तो हमारे पास ग्राफ कौन सा है इनमें से, वो तो v में दे रखा है इसलिए वो तो गलत है, अरे ये तो गलत है, ठीक है ना, 1/v के बीच होना चाहिए था ये। और ये भी ग्राफ गलत है, वो भी ग्राफ कैसा है, गलत है। क्यों, यहाँ तो अरे v कैसा कर रखा है, v बढ़ रहा है, p कांस्टेंट, ठीक है ना, यानी p है ये v के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। ये ग्राफ तो ऐसा है ना, p कांस्टेंट लाइन चल रही है ना, इसका मतलब v को बढ़ाओ घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ तो फर्क पड़ रहा है ना, क्यों, p बढ़ाओगे तो v घटेगा, या v बढ़ाओगे तो p घटेगा, ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, सुनिए, ये है आपका गैसों का अनुगतिक सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत, गैसों का अनुगतिक सिद्धांत। गैसों का अनुगतिक सिद्धांत, तो गैसों का अनुगतिक सिद्धांत क्या कह रहा है, गैसों का अनुगतिक सिद्धांत क्या कह रहा है, देखिए आप सुनिए, गैसों की गतिज ऊर्जा सिद्धांत, है ना, गतिज ऊर्जा सिद्धांत बोल दो आप इसको, या है ना गैसों का अनुगतिक सिद्धांत बोल दो, एक ही बात है, अनुगतिक सिद्धांत। और इसको शॉर्ट में अपन ये कह सकते हैं, देखो क्या, केटीजी बोल सकते हैं इसको, केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, अरे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, यानी गैसों का अनुगतिक सिद्धांत भी कह सकते हैं इसको। अब सुनिए, इसके संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कौन सा कथन सही नहीं है। अब आपको अनुगतिक सिद्धांत दे रखा है आपकी गैसीय अवस्था के अंदर, और उसमें स्टेटमेंट वगैरह लिख रखे हैं आपकी, वो आपको आने चाहिए अच्छे से। वैसे भी फिजिक्स में ज्यादा है ना, फिजिक्स में थर्मो के अंदर पढ़ते हैं अपन, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर गैसों का अनुगतिक सिद्धांत वहां डिटेल में दे रखा है, अपने इतना डिटेल में नहीं है ना, अपने 11th क्लास में दे रखा है, लेकिन आपको सवाल वहीं से पूछा है इसने, 11th क्लास में जो दे रखा है ना इसने, जितनी थ्योरी दे रखी है उसी से सवाल पूछा है। देखिए क्या है, गैस के सूक्ष्म कणों, गैस जो है वो सूक्ष्म कणों से मिलकर बनती है, जिसको क्या कहते हैं, अणु। ये बिल्कुल बात सही है ना, ये स्टेटमेंट सही है आपकी। अनुगतिक सिद्धांत यही कहता है गैस छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है, जिन्हें क्या कहते हैं, गैसीय अणु कहते हैं, बिल्कुल सही है। अणुओं की गति सादृच्छिक होती है, कैसी होती है, सादृच्छिक, अरे इसको सादृच्छिक को यादृच्छिक भी बोल सकते हैं ना, रैंडमनेस, ठीक है ना। अरे एक तरीके से है ना, तितर बितर, एक तरीके से ना, वो रैंडमनेस का मतलब है, अरे कोई किसी से भी टक्कर कर सकता है, ऐसे नहीं कि ये अणु इससे फिक्स करेगा टक्कर, कोई किसी से भी टकरा सकता है, जाके पात्र की दीवार से टकराए, या किसी दूसरे अणु से टकराए, तीसरे से टकराए, किसी से टकराए, यानी रैंडमनेस होती है ना, यानी यादृच्छिक भी कह सकता है या सादृच्छिक होती है, ये बात भी सही है, ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। अगला देखो, अणुओं के मध्य होने वाली टक्कर, मतलब अणुओं के मध्य टक्कर होने पर ऊर्जा की हानि होती है, ये स्टेटमेंट गलत है भैया, ये वाला स्टेटमेंट गलत है। क्यों, गैसों का अनुगतिक सिद्धांत तो ये कहता है कि गैस के अणुओं के बीच में होने वाली जो टक्कर है ना, अरे वो कैसी होती है भाई, प्रत्यास्थ टक्कर होती है ना। कौन सी टक्कर, प्रत्यास्थ। प्रत्यास्थ टक्कर का मतलब क्या है आपकी, कि गैस के अणुओं के मध्य में होने वाली जो टक्कर है ना वो प्रत्यास्थ है। प्रत्यास्थ का मतलब, अरे टक्कर होने से पहले ऊर्जा किसकी, गैस के अणुओं की, और टक्कर होने के बाद में जो है ना ऊर्जा है गैस के अणुओं की, वो समान रहती है। इसका मतलब वो ऊर्जा संरक्षण नियम का क्या करती है, पालन, कि टक्कर से पहले ऊर्जा और टक्कर के बाद में ऊर्जा है वो समान रहती है। जबकि ये क्या कह रहा है कि ऊर्जा की हानि हो जाती है, हानि का मतलब ऊर्जा कम हो जाती है, ऐसा नहीं है। तो गैस के अणुओं के मध्य में होने वाली टक्कर कैसी होती है, प्रत्यास्थ। और प्रत्यास्थ से मतलब क्या है, अरे टक्कर से पहले, यानी टक्कर से पहले ऊर्जा और टक्कर की बाद में ऊर्जा, और टक्कर की बाद में ऊर्जा कैसी होती है, अरे समान होती है, मैंने बराबर का साइन लगा रखा है। ऊर्जा कैसी होती है, समान, ये होता है प्रत्यास्थ टक्कर का मतलब, ठीक है ना। ये प्रत्यास्थ और क्या है, टक्कर, प्रत्यास्थ टक्कर, ये लो, ठीक है ना। गैस को गर्म करने पर अणुओं की गति बढ़ जाती है। अरे गर्म करेंगे गैस के अणुओं को तो क्या टेम्परेचर दे रहे हैं ना, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी है वो किस पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। तो जब गर्म करेंगे तो अणुओं की गति बढ़ जाएगी, यानी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी उनकी, तो उससे गति भी बढ़ जाएगी। अगला देखिए,
पृष्ठ तनाव की इकाई, किसकी इकाई? पृष्ठ तनाव की इकाई है। तो पृष्ठ तनाव को अपन है ना, चाहे तो ये लो सरफेस टेंशन, ये लो सरफेस टेंशन, टी से दिखा सकते हैं वैसे, और सरफेस टेंशन बराबर होता है एफ अपॉन एल। क्या होता है? एफ अपॉन एल। मतलब जो भी सरफेस पे है ना, अरे द्रव के मॉलिक्यूल हैं, तो उनकी प्रति इकाई लंबाई पर लगने वाला लंबवत बल, नीचे की तरफ जो बल लगता है वही क्या है आपकी? अरे पृष्ठ तनाव। तो इसका मतलब क्या हुआ? अरे बल का मात्रक तो क्या है आपकी? न्यूटन। और ये क्या है? लंबाई मीटर में लोगे आप, तो क्या हो गया इसका मात्रक? न्यूटन प्रति मीटर। जूल प्रति मीटर नहीं, डाइन सेंटीमीटर की पावर माइनस 2 नहीं। अगर डाइन में भी लिखेगा तो न्यूटन की जगह डाइन लिख दो आप, और मीटर की जगह सेंटीमीटर। तो डाइन प्रति सेंटीमीटर, इसका मतलब ऊपर लेके जाओगे तो सेंटीमीटर की पावर -1, यानी सेंटीमीटर इनवर्स। यहां तो -2 लिख रखा है, गलत है। अर्ग, अर्ग में दे दिया, अर्ग नहीं हो भैया ना। अरे अर्ग तो क्या है? ऊर्जा का मात्रक किसमें? सीजीएस में। जैसे जूल एमकेएस में है, ऐसे अर्ग किसमें है? सीजीएस में। तो मात्रक कौन सा हो जाएगा? न्यूटन। तो न्यूटन प्रति मीटर का क्या है? मीटर को ऊपर ले जाओ तो मीटर इनवर्स। तो न्यूटन प्रति मीटर, या कह दो न्यूटन मीटर इनवर्स, न्यूटन मीटर इनवर्स। अगला देखिए आप, अगला क्वेश्चन क्या है आपका? द्रव के प्रवाह के आंतरिक प्रतिरोध को, भाई द्रव बह रहा है ना, भाई प्रतिरोध का मतलब क्या है? रुकावट। तो द्रव का जो माना प्रवाह हो रहा है, द्रव बह रहा है, उसमें आंतरिक प्रतिरोध हो रहा है, यानी उसमें रुकावट हो रही है, यानी द्रव के प्रवाह का प्रतिरोध वो कहलाता है श्यानता आपकी। तो द्रव के प्रवाह के आंतरिक प्रतिरोध को क्या कहते हैं भाई? श्यानता। द्रव के प्रवाह के आंतरिक प्रतिरोध को क्या कहेंगे अपन? श्यानता। श्यानता क्या द्रव का गुण है जो बहने का क्या करता है? विरोध। तो ये तो कह रहा है द्रव के प्रवाह के आंतरिक प्रतिरोध को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? श्यानता। विशिष्ट प्रतिरोध नहीं कहते भैया, अरे विशिष्ट प्रतिरोध नहीं कहते, और नहीं द्रवता फ्लूइडिटी। तो ये हमने ये वाले क्वेश्चंस कर लिए आपके। अब देखिए आपके आमने सामने दे रखा है, ये चलिए इस बीच में कर देते हैं सॉल्व। 121 से 122, देखिए सुनिए। हाँ, और ये लो, हाँ जी, ये लीजिए। देखिए वर्षा की बूंदें गोलाकार आकृति, वर्षा की जो बूंद है वो गोल आकृति ले लेती है। कैसी? गोल आकृति। अरे बारिश होती है, बूंद आती है तो गोल गोल दिखाई देती है अपन को। उसका कारण क्या है? अरे इसका कारण पृष्ठ तनाव है भैया ना। क्या कारण है इसका? पृष्ठ तनाव। क्यों? पृष्ठ तनाव के गुण के कारण अरे द्रव क्या करता है? अपना जो है ना एरिया है उसको ना, सरफेस एरिया है उसको कम से कम करने का क्या करता है? प्रयास। इसलिए द्रव की बूंद कैसी हो जाती है? आपके गोलाकार हो जाती है। ऐसे एक केशिका नली होती है, उसमें द्रव का ऊपर है ना चढ़ना या नीचे उतरना, वो भी पृष्ठ तनाव के गुण के कारण होता है। केशिका नली में द्रव का ऊपर चढ़ना या नीचे उतरना, वो भी किसके गुण के कारण होता है? पृष्ठ तनाव के गुण के कारण। और इस पृष्ठ तनाव के गुण की वजह से क्या होता है? अरे कांच वगैरह है ना, उनको गर्म करके उनके जो है ना, अरे चौकोर कोने हैं उनको है ना राउंड है ना गोल कर सकते हैं अपन। क्या कर सकते हैं? गोल। ऐसा एनसीईआरटी में दे रखा है। इसको कांच का अग्नि चकास कहते हैं। ठीक है ना? तो आपको सीधे याद रखना है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपके डेंसिटी से है भैया। किससे है? डेंसिटी। देखिए डेंसिटी से क्या सवाल है? कमरे के ताप पर, किस पर? कमरे के ताप पर सोडियम, सोडियम की बात कर रहा है। काय केंद्रीय घनीय जालक। अरे काय केंद्रीय घनीय जालक का मतलब होता है बीसीसी, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। हाँ जी, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, जिसके किनारे की लंबाई,
जिसकी किनारे की लंबाई कितनी दे रखी है आपको 4.24 एंगस्ट्रॉन, यानी किनारे की लंबाई को ऐसे दिखा रखा है, एज सेंटर, ऐसे किनारे की, सॉरी एज सेंटर क्या, हाँ एज सेंटर किनारा है ना, यानी एक तरीके से कह दो ना किनारे की लंबाई, एज लेंथ किनारे की लंबाई, ये दे रखी है आपको 4.24 एंगस्ट्रॉन। सोडियम का परमाणु भार दे दिया इसने कितना 23। तो इसका सैद्धांतिक घनत्व, घनत्व का जो सूत्र है ना आपके, ये याद रखना आपको ना, अरे डेंसिटी का जो फॉर्मूला है ना आपके, वो होता है जेड इंटू एम अपॉन एन ए इंटू ए क्यूब, ये डेंसिटी याद करने का फॉर्मूला है। अब जेड, जेड देखो, अरे उस एकक कोष्टिका में अवयवी कणों की संख्या, तो बीसीसी में जो अवयवी कण होते हैं ना आपके, अरे वो होते हैं जेड का मान इसके लिए 2, कितना होता है 2, जेड का मान कितना होता है 2, सिंपल क्यूबिक के लिए 1, बीसीसी के लिए 2, एफसीसी के लिए 4, ईसीसी आ जाए तो भी 2, आपको ऐसे याद रखना है डेंसिटी के अंदर। तो इसका मतलब जेड तो कितना हो गया हमारे पास 2, और एम क्या है, अरे एटम है तो उसका एटॉमिक वेट ले लो, और मॉलिक्यूल है तो उसका मॉलिक्यूलर वेट ले लो। तो इसने दे रखा है, देखो आपको एटॉमिक वेट दे रखा है, परमाणु भार कितना है 23, कोई दिक्कत नहीं है, अपॉन एनए, अरे एनए तो कितना होता है 6 इंटू 10 की पावर 23, वैसे सही वैल्यू तो कितनी है 6.022 गुना 10 की पावर 23, और हम कैलकुलेशन से बचने के लिए ना 6 काम में ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इंटू ए क्यूब, ए क्यूब ए कितना है, अरे ए ये रहा, इसको देखो आप ना, अरे एंगस्ट्रॉन है ना, इसको आप चेंज कर लो किसमें 4.24 गुना 10 की घात माइनस का 10, और किसमें मीटर में, एंगस्ट्रॉन, एक एंगस्ट्रॉन का मतलब 10 की घात माइनस का 10 मीटर। अब इसको, ये तो मीटर में है, हमको किसमें चाहिए, अरे सेंटीमीटर में चाहिए, तो ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर में दे रखा है ना, तो इसका मतलब अरे मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है तो 100 से आप गुना कर दो, तो ये कितना हो जाएगा आपके 4.24 गुना 10 की घात माइनस का 8 सेंटीमीटर हो जाएगा ये। बस इस वैल्यू को रख लो आप, 4.24 गुना 10 की घात माइनस का अरे 8, और इसका क्या करना है, अरे इसका क्यूब करना है अपन को, क्या करना है इसका क्यूब। तो ऊपर तो कितना हो गया, देखो सीधा है ऊपर तो, अरे ऊपर तो हो गया आपके 46, और नीचे जो है ना आपके देखो ये 10 की घात 23 है, और वो कितना है, अरे 8 24 माइनस 24 प्लस का 23 क्या बचा -1, ऊपर जाएगा +1, यानी 10 ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, अरे 10 ऊपर जाएगा तो ये 460 बन गया आपके, और ये कितना रह गया 4 गुना ये 4.24, और इसका क्या हो गया क्यूब। अब ऐसे देखो सिंपल 4 देता ना, इसने कैलकुलेशन के लिए ना बढ़ाने के लिए थोड़ा सा ज्यादा कम कर दिया, बाकी तो सिंपल 4 देता तो सही रहता, 4 का 64, तो 64 गुना 6 कर लेते अपन, तो कोई जोर नहीं आता, पर इसने क्या दे दिया हमको, अरे 4.24 दे दिया। अब देखो इससे बचने के लिए आप ऐसे कर लो, कैसे, अरे 4 का तो 64 हो जाएगा आपको, इसमें तो कोई जोर ही नहीं आ रहा, ठीक है ना, और 64 गुना 6 तो आप कर ही लोगे, 64 गुना 6, 6 चौक 24 का 4 हासिल की 2, 6 6 36 और 2 38, यानी ये 384 हो गया आपको, कितना हो गया 384। अब हमारे पास देखो 0.24 और बच रहा है, अरे 24 का स्क्वायर करना आता है ना आपको, 24 का 576 होता है, 576 576, ठीक है ना, पर ये 0.576 होगा, दशमलव का हिसाब किताब करोगे तो, और फिर इसको गुना करना है कितने से, अरे 0.24 से। अब देखो आपको 24 का पहाड़ा आना चाहिए कम से कम, तभी जाके ये है ना मामला बैठेगा, जैसे 24 का 144 का 4 हासिल की 14, ठीक है ना, और 24 का 144, 24 अंत 168 और 14 72 82 182 का 2 हासिल की 18, 24 पंजे 120 और 18 138 138, और देखो वो कितना है आपके, अरे वो कितना है 2 और 4 6, 6 के बाद दशमलव लगाना आपको, 6 का मतलब ये हो गया इतना, ठीक है ना, 0.013824, और 0.013 से इसको गुणा कर लो, और क्या करो आप भाई, ज्यादा मत करो तो इतना तो कर लो कम से कम, इतना 0.013 या 0.014 किसी से गुणा कर लो, ये लो तो करोगे आप तो कितना हो जाएगा ये 13 चौको 52 का 2 हासिल की 5, और 13 अंठे 104 5, 13 अंठे 104 5 109 हासिल की 10, और 13 तिया 39 और 10 49, इसका मतलब 3 के बाद लगाओ आप 4.99, यानी लगभग 5 से तो हिसाब किताब बैठ नहीं रहा, 5 से तो हिसाब किताब बैठ नहीं रहा, 6 से मल्टीप्लाई कर लेना अपन ने, 6 चौको 24
अरे 4 का 64 हो गया ना। अच्छा, ये देखो एक और रह गया भैया, ये 4 का 64 तो कर दिया अपन ने, सही। 64 गुणा 6, 38,384। और फिर इसको अपन ने कर लिया 576 हो गया ना, तो 2 और 2 4, और फिर इस 24 से गुणा कर दिया, ये हो गया। और इससे अपन ने इसको गुणा किया, तो ये आपके इतना आ रहा है। तो 4.99 का मतलब 5, और 5 460 में भाग लगा रहे हैं, तो ये तो गलत हो रहा है। इसका मतलब 4.24 एंगस्ट्रॉन। एक बार मैं देखो ना, कैलकुलेशन है ना, कैलकुलेटर से करता हूँ, देखो इतना ही आ रहा है क्या। एक सेकंड, देखिए आप, ये तो हो गया आपके 4.24 गुणा 4.24, और इसको मल्टीप्लाई 4.24 से करते हैं, 76.22 आ रहा है। और फिर इसको गुणा करते हैं अपन कितने से, 6 से, 457 आ रहा है भैया, 457। तो अपना गलत कैसे हुआ। अपन ने इसको ऐसे कर देते हैं, 64 गुणा 6 किया, 384 तो सही है। और ये 0.24 गुणा 0.24, ये भी सही है यहाँ तक तो, 0.24। अच्छा, और फिर इसको गुणा 64 से कर देते हैं भैया ना। और फिर इसको गुणा 6 से करेंगे, ऐसे नहीं आ रहा भाई। इसका मतलब 0.24 गुणा 0.24 गुणा 0.24, ये हो गया, और 64। ऐसे नहीं आ रहा भैया ना, ऐसे आंसर नहीं आ रहा। ऐसे तो आ रहा है, सही है, ऐसे तो है ना। इसको पूरे को ना 4.24 गुणा 4.24 ऐसे करना पड़ेगा ना, अलग अलग नहीं है ना। ऐसे 4 का तो 64 हो रहा है वैसे, पर 0.24 चल रहा है नहीं। तो आप चाहें तो इसको ना ऐसे कर सकते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन से बचना है आपको, तो इसको 4 पॉइंट है ना 2 मान सकते हो उसको ना, जैसे 42 गुणा 42 ऐसे कर सकते हो, चाहो तो उससे हो जाएगा। ये 4.2 से देखो कितना आएगा वेरिएशन भाई। फिर अपन को लगभग आंसर लाना है ना, 4.2, 4.2, और इसको 4.2 से गुणा कर लो, 74.88 के समथिंग आ रहा है। और फिर आप क्या करो, इसको 6 से गुणा कर दो, 444-45 के समथिंग आ रहा है कुछ, वो 460 चल रहा है। ठीक है ना। अगर आप इतने से भी कर लोगे ना 4.2 से, तो 4.2 से तो गुणा करना है, इसको आसान है ना। ये 4.24 से कर रहे हैं ना, ऐसे गुणा है ना, ऐसे गलत हो रहा है ना, ऐसे नहीं करना गुणा ना। अपन ने क्या कर दिया, पहले 4 से इसका 4 का क्यूब कर लिया, फिर 0.24 का क्यूब कर दिया, फिर उसको गुणा कर दिया। वैसे तो सही होना चाहिए, पर ये ना गड़बड़ कैसे हो रहा है। ठीक है ना। चलो, आप तो ऐसे कर लो, देखो कैसे, ऐसे कर दो देखो। हाँ जी, ये देखो, अरे ये नीचे है ना, ये 4.24 है, इसको 4.2 मान लो आप ना। ये 4.24 4.20, 2 का मतलब 20 हो गया ना, तो 42 17 64 हो जाएगा। 42 के फिर गुणा कर लेना इसको, आसान है। और फिर उसके बाद 6 से गुणा करना है अपन को, सिंपल है। ये 400 आपके लगभग आ रहा है ना, जैसे 460 है ना, तो 445 के आसपास आ रहा है। अब मान लो ऊपर 460, अरे ऊपर 460 और अपना 445 आया है, मान लो। ठीक है ना। वैसे एग्जैक्ट मैंने कैलकुलेशन किया ना कैलकुलेटर से, जब तो 457 आ रहा है वो, पर मान लो 445 भी अपना आ गया। ठीक है ना। भाई कैलकुलेटर से एग्जैक्ट करोगे ना, तब तो 457 के 58 के समथिंग मानो, क्यों अपन ने 6.022 होता है। अरे वैसे ये वैल्यू है ना, ये कितनी होती है 6.022, एग्जैक्ट तो इतनी होती है, पर हमने इस 0.022 को भी हटा दिया ना। ऐसे 458 के आसपास 59 के आसपास आ सकता है। अब
मान लो अपन ने तो 445 भी आ गया, अपन ने रफ कैलकुलेशन की। क्यों? ऐसे सवालों में रफ कैलकुलेशन ही देगा एग्जामिनर, जो आंसर देगा ना वो रफ कैलकुलेशन से देगा, ऐसे नहीं कि बिल्कुल एग्जैक्ट से। एग्जैक्ट क्या हमारे पास कैलकुलेटर थोड़ी ना है, इसलिए आप मैंने कहा 4.24 की जगह आप 4.2 से गुणा, मतलब 4.2 का भी क्यूब कर लोगे ना तो भी काम चल जाएगा, उससे लगभग 445 आ रहा है। अब इतना सा हम भी जानते हैं, और भी वैल्यू हमने छोड़ी है। अब वैसे भी देखो 460 में 445 का भाग लगाओ तो एक बार ही जाएगा, अरे दो बार तो जाने से रहा, जाएगा क्या? अरे दो बार तब जाता ना, 890 होता, वो 460 है, इसका मतलब एक ही बार भाग जा रहा है, तो इसका मतलब 3 तो हो ही नहीं सकता, 2 नहीं हो सकता, 4 भी नहीं हो सकता। आंसर तो वैसे ही आ गया हमारा कौन सा, अरे आंसर तो हमारा वैसे ही आ गया कौन सा, 1.022 है ना, ये ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। और आप तो अरे इतने से भी कर दोगे तब भी चल जाएगा काम, 4.2 से, और 4.2 से भी नहीं करो तब भी देख लो, अरे इससे भी कर लो, देखो 4 का क्यूब 64 कर लो आप, और 64 गुना 6 किया तब भी 384 आंसर आ गया था हमारा, अरे 384। अब इतना तो हम भी समझदार है ना कि हमने 0.25 की मिस्टेक कर रखी है लगभग, अरे 0.24 0.25 से क्या फर्क पड़ रहा है, 0.25 की मिस्टेक कर रखी है, इसका मतलब आंसर है ना 384 से ज्यादा ही आएगा। और 384 का भी इसमें भाग लगाऊं 460 में, तो दो बार तो फिर भी नहीं जा रहा ना, अरे दो बार तो फिर भी नहीं जा रहा, 384 आ रहा है तब भी नहीं जा रहा। तो आप वैसे है ना रफली कैलकुलेशन वैसे भी कर सकते हैं, हमको तो अरे उसको समझाना थोड़ी, हमको एग्जैक्ट आंसर निकाल के थोड़ी बताना उसको, हमको रफली निकालना है, रफली तो अपने आप ही आ रहा है, एक ही बार भाग जाएगा तो एक आंसर एक ही दे रखा है। हाँ ऐसे होता कि 1.022 ये 002, फिर ऐसे 1.00 मान लो, अरे 8 होता, 1.00 मान लो कुछ होता, 1.2 होता, तब तो हम फिर भी सोचते। अब तो हमको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ये लो मैंने इसको सॉल्व कर दिया आपके लिए। अगला देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन करते हैं सॉल्व, सुनिए अगला क्या है, किस तरह की त्रुटि में अंतराकाशी स्थान में धनायन की उपस्थिति होती है, यानी किस प्रकार की त्रुटि है इनमें से, उनमें अंतराकाशी जो है ना इंटर क्या कहेंगे उसको, क्या कहोगे आप, अंतराकाश, अंतराकाश, ठीक है ना। तो उसमें धनायन किसमें उपस्थित होता है, तो देखो शॉर्टकी होता है, शॉर्टकी दोष, अरे धातु न्यूनता दोष, एक है रिक्ति का दोष, एक है आपके शॉर्टकी, और एक है आपके फ्रेंकल। देखो रिक्ति का दोष में तो क्या है, अरे कोई अवयवी कण है वो अपना स्थान छोड़ के चला जाता है ना क्रिस्टल जालक से, तो उसकी जगह अरे रिक्ति रह जाती है। धातु न्यूनता यानी धातु की कमी, यहां भी धातु की क्या हो रही है, अरे कमी हो रही है ना, इसकी कमी हो रही है, धातु की कमी हो रही है, इसको यहां से धातु स्थान छोड़ के जा रहा है, कमी हो रही है ना। अब बच्चा कौन, शॉर्टकी और फ्रेंकल, तो हमको तो कह रहा है अंतराकाश में धनायन किसके में आएगा, तो शॉर्टकी में तो आएगा नहीं, और ये कहां आएगा आपके फ्रेंकल में। फ्रेंकल में क्या होता है कि धनायन अपना स्थान तो छोड़ जाता है पर क्रिस्टल से बाहर नहीं जाता, जैसे यहां तो क्या हो रहा है क्रिस्टल से बाहर जा रहा है, क्रिस्टल से बाहर जा रहा है, जबकि इसमें क्रिस्टल से बाहर नहीं जाता, क्रिस्टल से बाहर नहीं जाता है। बाकी क्या करता है वो, अरे क्रिस्टल में जो है ना छोटे छोटे रिक्त स्थान रह जाते हैं ना, जिनको अंतराकाश बोलते हैं, पर उसमें क्या करता है वो, अरे अंतराकाशी स्थान बोलो या अंतराकाश बोलो, उसमें स्थान ग्रहण कर लेता है कौन, धनायन। तो ऐसा दोष कौन सा है, अरे ऐसा दोष फ्रेंकल दोष है आपके, कौन सा दोष है, फ्रेंकल दोष। तो शॉर्ट की फ्रेंकल इंपॉर्टेंट है दोनों ही, शॉर्ट की फ्रेंकल बार बार पूछे जा रहे हैं आपसे, शॉर्ट की दोष फ्रेंकल दोष, शॉर्ट की दोष फ्रेंकल दोष, तो आपको इसको याद रखना है। अगला देखिए, सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल में, सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है, उसमें सोडियम आयन की समन्वय संख्या कितनी है। तो समन्वय संख्या का मतलब है कि कोई भी आयन है वो अपने चारों ओर में कितने विपरीत आवेशित आयनों से घिरा हुआ है, जैसे धनायन है तो उसके चारों तरफ कितने विपरीत आवेशित, मतलब ऋणायन है उसके, या ऋणायन है तो उसके चारों तरफ कितने धनायन है जिनसे वो अरे स्पर्श कर रहा है ना, जिनसे वो कांटेक्ट में है। तो यहाँ NaCl के क्रिस्टल में अरे एक Na+ है ना, एक Na+ है, वो भी 6Cl- से घिरा हुआ है, और एक Cl- होता है ना, अरे वो कितने से 6Na+ से घिरा होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि Na+ की समन्वय संख्या भी कितनी है, अरे 6, इसकी भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है आपकी 6, और अगर इसकी पूछे तब भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, अरे 6, कितना है 6, यानी NaCl के क्रिस्टल में Na+ की समन्वय संख्या भी 6 और Cl- की समन्वय संख्या भी 6। और यदि हमसे कोई ऐसे पूछ ले कि बताओ भाई Na+ और जो Cl- है, अरे उसकी समन्वय संख्या का अनुपात क्या है, तो कितना है अनुपात, 6:6। मैथ मत लगा देना, कहीं के अनुपात का मतलब तो सबसे सरल है ना, छोटे से छोटा होता है, 1:1 मत कर देना, अरे 1:1 मत कर देना, कहीं ज्यादा सियाने बन जाओ, इसको काट दो
कि इससे इसको काट दिया कि 1:1, वो हमसे पूछ ले कि सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल में अरे Na+ और Cl- की समन्वय संख्या का अनुपात, पहला ही ऑप्शन दे दे 1:1, फिर 4:4, 6:6, 8:8, तो क्या होगा 6:6। सबसे सरल मत कर देना, 1:1 है ना, यानी मैथ सब जगह वैलिड नहीं है कि आप मैथ लगा दो, ज्यादा मैथ आया आपके पास है ना, आपको ज्यादा मैथ आती है कहीं मैथ लगा दो तो आंसर गलत हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ ना, अरे इसका मतलब तो ये हुआ क्या कि 1Na+ से भाई 1:1 का मतलब ये हुआ कि 1Na+ 1Cl- से गिरा हुआ है और 1Cl- 1Na+ से गिरा हुआ है, तो गलत हो जाएगा ना। अगला देखिए, अब इस क्वेश्चन को देखिए। हाँ देखिए, निम्न में से कौन सी स्थिति आदर्श विलयन के लिए सही नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपसे, सही है सही नहीं है, कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है, आपसे बार बार ऐसे पूछा जा रहा है कौन सा सही है कौन सा सही अरे नहीं है, ठीक है ना, कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है। तो देखो, मिश्रित करने पर आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसका मतलब अरे मिश्रित करने पर यानी डेल्टा वी मिक्सिंग क्या हो, जीरो, कोई परिवर्तन का मतलब जीरो, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, पहले आयतन जितना था उतना ही बाद में है। मिश्रित करने पर एंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं हो, यानी डेल्टा एच मिक्सिंग कैसा हो, अरे जीरो हो, ना तो ऊर्जा का उत्सर्जन हो ना ही अवशोषण हो, डेल्टा एच जीरो का मतलब एक राउल्ट के नियम का पालन करता है। ये तीनों ही कंडीशन सही है भैया ना। अरे आदर्श विलयन के लिए आयतन में परिवर्तन का मान शून्य होना चाहिए, एंथैल्पी में परिवर्तन का मान भी शून्य होना चाहिए, और वो राउल्ट के नियम का पालन करना चाहिए। अगला क्या कह रहा है कि विलेय का आयनीकरण कम होना चाहिए, अरे ये काम नहीं करता, ठीक है ना, यानी विलेय के अणुओं का अरे संगुणन या वियोजन या कह दो आयनीकरण का मतलब अरे आयनों में टूटना यानी वियोजन होना, वो नहीं होना चाहिए, ये कह रहा है कम होना चाहिए, गलत है ये बात, यानी विलयन में विलेय के अणुओं का संगुणन या वियोजन नहीं हो, तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं है वहां ना, ठीक है ना, तो ये सही नहीं है। ये हमने 126 तक क्वेश्चन कर लिए, ये लीजिए, और ये अपनी पीडीएफ आ गई, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 क्वेश्चन कर लिए अपन ने। अगला देखिए, हाँ जी, ये लीजिए, अगला क्वेश्चन देखिए आप। अगला क्वेश्चन क्या है, एक मोल NaCl की, NaCl का एक मोल है 1000 ग्राम जलयुक्त विलयन, यानी 1000 ग्राम क्या है जल, उसमें एक मोल क्या है NaCl, तो ये कह रहा है उसमें NaCl की मोल भिन्न क्या है। देखो मोल भिन्न जब भी पूछी जाए ना आपसे, मोल भिन्न का मतलब खुद के मोल अपॉन टोटल मोल, अरे जब भी किसी की मोल भिन्न निकालो आप, आपको क्या चाहिए मोल चाहिए, तो खुद के मोल अपॉन टोटल मोल, जिसकी मोल भिन्न पूछी जाए उसके मोल अपॉन टोटल मोल, तो हमसे किसकी पूछ रहा है, अरे NaCl की पूछ रहा है, तो इसका मतलब मैं ऐसे कह दूं कि x NaCl बराबर क्या होगा, अरे n NaCl, यानी NaCl के मोल अपॉन टोटल, टोटल मोल का मतलब क्या है, अरे NaCl के मोल प्लस अरे जल के मोल, क्यों NaCl को जल में गोद रखा है, स्मॉल n का मतलब मोल, स्मॉल n का मतलब मोल, तो क्या होगा देखना, NaCl का तो एक मोल दे ही रखा है हमको सीधे, अरे NaCl तो एक मोल है, कोई दिक्कत नहीं, और नीचे एक प्लस जल के मोल देखो, अरे जल कितना है 1000 ग्राम जल है, और जल के मोल अगर निकालने हैं तो आप क्या करो, अरे वेट में मॉलिक्यूलर वेट का भाग लगा दो, और जल का अनुभार कितना होता है 18, और जब 1000 में 18 का भाग लगाते हैं तो ये आंसर कितना आएगा, अरे 55.5, इसका मतलब अरे 1000 ग्राम जल में जल के कितने मोल होते हैं 55.5 मोल, आपसे 1 लीटर जल के दे तब भी 1 लीटर जल का मतलब क्या है, अरे जल का जो है ना घनत्व है वो 1 ग्राम पर ml होता भी है ना, जल का घनत्व 1 ग्राम पर ml होता है, कल क्वेश्चन आया था तब मैंने समझाया था, तो 1 लीटर जल का मतलब 1 किलोग्राम जल है, 1 किलोग्राम का मतलब क्या हुआ, अरे 1000 ग्राम, तो आपको 1 लीटर लिखिए या 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम कुछ भी लिखते बात एक ही है, आपको ध्यान रखना है, तो इसका मतलब क्या हुआ जल के मोल कितने आ जाएंगे, अरे 55.5, आपको एक में कितने का 56.5 का भाग लगाना है,
अरे एक में कितने का, 56.5 का भाग लगाना है। तो क्या करोगे आप, 56.5 का भाग लगाना है, देखो आंसर कितना आएगा। अरे एक में 56 का भाग लगाओ आप, 56.5 को छोड़ो, 56 का लगा लो आप। तो एक में 56 का लगाओगे तो क्या होगा, अरे दशमलव लगाओगे, जीरो आ गई, भाग टूट गई जीरो, फिर एक जीरो उतारोगे, 56 एकम 56। इतना आंसर कहाँ रहा देखो, इतना आंसर किसमें आ रहा है, ए में। उसमें तो एक जीरो और आ गई, फिर 44 बच जाएंगे आपकी, और लगभग कितना 7 बार जाएगा, ठीक है ना, लगभग 7 बार। तो इसका मतलब आंसर कौन सा आ गया हमारा, अरे ये आ गया आंसर, कौन सा आ गया, ये वाला, ठीक है ना। ऐसे आपको लगभग कैलकुलेशन है ना करनी आनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए अब, अगला क्वेश्चन क्या है, ये हो गया ना आपके 127, 128 देखो आपके सीधे ही स्टेटमेंट है कि राउल्ट के नियमानुसार, किसके अनुसार, राउल्ट के नियमानुसार, राउल्ट के नियमानुसार एक विलयन का जो वास्तुदाब है उसमें आपेक्षिक अवनमन, यानी विलयन की वास्तुदाब में आपेक्षिक अवनमन, अरे आपेक्षिक अवनमन का मतलब है आपकी पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, और चाहो तो ऐसे लिख दूं मैं बी, बी का मतलब ब्लैक, और ए कहीं लिखेंगे वहां विलय, ए विलय के लिए, बी ब्लैक के लिए। तो ये पी नॉट बी माइनस पी एस, इसको तो बोलते हैं वास्तुदाब में अवनमन यानी वास्तुदाब में कमी, और नीचे भाग लगा दिया वापस से किसका, पीएस का। इसका मतलब ये वास्तुदाब में आपेक्षिक अवनमन कहलाएगा, क्या सॉरी पीएस का नहीं, पी नॉट बी का, किसका, पी नॉट बी का, यानी विलायक के शुद्ध अवस्था में वास्तुदाब की सापेक्ष विलयन के वास्तुदाब में कमी, वो क्या है, वास्तुदाब में आपेक्षिक अवनमन, या यूं कह दो वास्तुदाब में अवनमन और विलायक की शुद्ध अवस्था में वास्तुदाब का अनुपात क्या कहलाएगा, वास्तुदाब में आपेक्षिक अवनमन, जो राउल्ट के नियम से किसके बराबर होता है, अरे विलय के मूल अंश के बराबर होता है भैया ना, मूल अंश का मतलब एक्स, और ए विलय के लिए ले लिया मैंने काम, तो क्या है, वास्तुदाब में आपेक्षिक अवनमन विलय के मूल अंश के क्या होता है, अरे बराबर होता है। तो यहां क्या है, विलय का, ये विलायक का मूल भिन्न, गलत, विलय का मूल भिन्न सही है, विलायक का मूल गलत, विलय के मूल गलत, तो मूल भिन्न का ही नाम है मूल अंश। अरे इस मूल भिन्न को हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, ये ध्यान रखें आप, ये पीछे भी आ चुका था, मैंने तीनों नाम बताए थे आपको, इसी का ही नाम क्या है, अरे मूल अंश, या इसी को ही हम बोल सकते हैं मूल प्रभाज, क्या बोल सकते हैं इसको हम, अरे मूल प्रभाज, क्या बोल सकते हैं इसको, मूल प्रभाज, मूल अंश कह दो, मूल प्रभाज कह दो, मूल भिन्न कह दो, बात एक ही है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए अब, तो सिंपल सिंपल सवाल है आपकी, यानी आपके एक तो फिजिकल वाला पोर्शन और एक इनऑर्गेनिक वाला पोर्शन ज्यादा है, ऑर्गेनिक की 2 यूनिट है, उनकी 8 यूनिट है आपकी, उसमें फिजिकल ज्यादा है आपकी, फिजिकल क्या है ज्यादा, फिजिकल केमिस्ट्री पे ज्यादा जोर देना है लैब असिस्टेंट के लिए, किसके लिए, लैब असिस्टेंट के लिए। देखिए 250 ml, कितना, 250 ml, अरे इसका मतलब ये वॉल्यूम दे रखा है आपकी, ये क्या है, अरे वॉल्यूम है आपकी, ठीक है ना, 0.1 मोलर विलियन, इसका मतलब अरे ये क्या दे दी आपको, मोलरता दे दी, क्या दे दी आपको, अरे मोलरता दे दी। बनाने के लिए NaOH की कितने ग्राम की जरूरत है, इसका मतलब अरे ये विलय की मात्रा यानी WA, ये आपको पूछिए, और हमको पता है ना कि मोलरता बराबर क्या होता है, विलय के मूल अपॉन, अरे विलियन का आयतन, विलय के मूल अपॉन विलियन का आयतन, यानी इसका अगर फॉर्मूला लिखना चाहें आप, मैं ऐसे लिख दूं, मोलरता बराबर अरे विलय के मूल यानी WA अपॉन Ma, यानी वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट का मतलब क्या है, मोल इंटू 1000 अपॉन V ml, यानी आयतन जब ml में दे रखा है तो आपको 1000 से क्या करना है, ऊपर गुना करना है, 1000 से क्या करना है, गुना, रखो आप। तो मोलरता तो कितनी दे रखी है आपको, 0.1, ये लो, ये 0.1 बराबर WA कितना है, अरे WA तो हमको निकालना है, और कौन है ये, NaOH, विलय NaOH कुछ नहीं दे, ब्लैक जल, यानी NaOH को जल में घोल रखा है, और NaOH का जो आपकी मॉलिक्यूलर वेट है या मोलर मास है वो कितना है, 40, और 1000 से गुना करूंगा, क्यों, अरे विलियन का आयतन ml में है ना, तो 1000 से गुना कर दिया, ये लोग कोई दिक्कत नहीं है, ये 250 से 4 बार कट जाएगा, 4 से ये कितने बार कटेगा, अरे 10 बार, और 10 गुना ये करोगे तो कितना आ गया, 1 ग्राम, क्या आ गया आंसर, 1 ग्राम, और 1 ग्राम कहा है, ये रहा, अरे 1 ग्राम आंसर कहा है, ये रहा, ये लो, कितना सिंपल सवाल है आपकी, अरे कितना सिंपल सवाल है बच्चों, देखो आप, अब तक हमने 129 क्वेश्चन कर लिए मतलब,
129 से मतलब मेरा अपन ने मतलब 12 क्वेश्चन कर ली, 117 से स्टार्ट किया ना, 117 से। बाकी तो आपके जीके के सवाल थे, इसमें 100 सवाल किसके हैं? अरे 100 सवाल किसके हैं आपके? पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और 50 सवाल किसके हैं? जीके के। 50 किसके हैं? जीके के, है ना। ये तो 2018 वाला फॉर्मेट है आपकी। कौन सा है? 2018 वाला। अब तो 100 क्वेश्चन आते हैं, उसके जीके के भी 100। साइंस की बात कर रहा हूं। और 100 ही किसके हैं आपके? पीसीबी, यानी सब्जेक्ट वाले 100, 200 नंबर के 100, वो भी 200 की, 200 200, 400 नंबर में से आपकी क्या बनेगी? मेरिट। कितने में से? 400 में से। अगला देखिए आप, अगला आपके ये ऑर्गेनिक का सवाल आ गया। इसका सवाल, ये सवाल आपके ऑर्गेनिक के भैया ना। देखिए इसको कैसे करेंगे सॉल्व? हाइपोक्लोरस अम्ल। अब पहले तो आपको ये है कि हाइपोक्लोरस अम्ल होता क्या है। अरे हाइपोक्लोरस अम्ल का मतलब है आपके ये HOCl। हाइपोक्लोरस अम्ल का मतलब HOCl। अब ये कह रहा है इसकी और प्रोपाइन की, किसकी? प्रोपाइन। और प्रोपाइन से मतलब है आपका, अरे प्रोपाइन ये होता है आपके CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। ये क्या है आपके? प्रोपाइन। इसकी योगात्मक अभिक्रिया से, कौन सी अभिक्रिया से? योगात्मक अभिक्रिया से बनने वाले उत्पाद, मतलब बनने वाला उत्पाद कौन सा है? देखो सबसे पहले तो मैं ये बात बता देता हूं आपको। HOCl में देखो, अरे HO के ऊपर माइनस होता है और Cl पे क्या होता है? प्लस। ध्यान रखें, वैसे हेलोजन कहीं भी आता है ना, जैसे HX, तो हेलोजन पे माइनस होता है। पर ध्यान रखें इसके अंदर, किसके अंदर? ये हाइपोक्लोरस अम्ल है। कौन सा है? हाइपोक्लोरस। यानी मैं ऐसे कह दूं X, वो हाइपोहेलस हो गया। हाइपोहेलस में क्या है? हेलोजन पर प्लस है, ध्यान रखें ना। हेलोजन पर क्या है? अरे प्लस है। तो अब क्या होगा? लिखो आप प्रोपाइन। ये लो, ये प्रोपाइन है आपका। और इस पर किसका योग करवा रहा है? अरे HOCl का योग करवा रहा है। और जैसे ही HOCl का योग होगा तो क्या होगा देखना आप। अरे CH3CH, ये CH3, अरे C, और ये डबल बॉन्ड CH। आप क्या करो? अरे एक H, मतलब एक बॉन्ड को तोड़ दो, योग करवा रहे हो ना, तो योग जब भी करवाएंगे तो एक सिग्मा बॉन्ड टूटेगा ना। सॉरी 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 सॉरी, रियली सॉरी ना। हाँ, पाई बॉन्ड टूटेगा ना। अरे पाई बॉन्ड वीक होता है, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा दो पाई होते हैं, डबल में एक सिग्मा एक पाई, और सिंगल तो सिग्मा ही होता है। तो जब भी है ना, अरे डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है तो पहले पाई बॉन्ड टूटेगा। कौन सा? पाई। क्यों? पाई बॉन्ड कैसा होता है? वीक होता है। किससे? सिग्मा से। क्यों? अतिव्यापन की मात्रा कैसी होती है? पाई बॉन्ड में कम होती है, सिग्मा में ज्यादा होती है। अतिव्यापन जितना ज्यादा, बॉन्ड उतना ही मजबूत। तो पहले बॉन्ड कौन सा टूटेगा? पाई। तो मैंने एक पाई बॉन्ड को तोड़ दिया, तो आधा इधर और आधा इधर। अब मार्कोनिकॉफ का नियम क्या कहता है? मार्कोनिकॉफ का नियम कहता है कि ऋणात्मक भाग वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या कम हो। तो फिर देखना, यहां तो कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, यहां तो हाइड्रोजन है, इसका मतलब OH कहां जुड़ेगा? अरे ऋणात्मक भाग तो OH है ना, और Cl कहां जुड़ेगा? यहाँ जुड़ जाएगा। आगे देखिए आप, जुड़ गया। तो आगे देखिए आप क्या, अरे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर भी है ना, तो यहाँ पुनर्विन्यास हो जाएगा आपके। कैसे? अरे ये लोन पेयर जाएगा इधर, और ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जाएंगे आपके इधर। ऐसा ऑप्शन भी शायद होगा, देखो कहीं है क्या ऐसा ऑप्शन आपके? कोई है नहीं इसमें। हाँ, ऐसा ऑप्शन दे नहीं रखा इसने कोई, है ना। नहीं तो आपको ना, बस यहीं पे आपको ना गड़बड़ हो जाती अगर ये ऑप्शन भी दे देता। अब देखिए, ये यहाँ पुनर्विन्यास हो जाएगा, ये लॉन पेयर गया इधर, ये गया इधर, तो इस पे क्या आएगा? प्लस। तो यहाँ से एक एच को हटा के इस पे लगा देंगे माइनस पे। अरे ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर गए तो माइनस हो गया ना। तो देखना कुल मिला के हुआ क्या? अरे CH3, ये C, ये लॉन पेयर इधर गया तो ये डबल बॉन्ड बन गया O, और यहां से इस पे क्या आया? प्लस। तो एक एच को हटा दिया H प्लस के रूप में, तो ये डबल बॉन्ड बन गया। और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर गए तो डबल का सिंगल, और CH, और ये H जाके उस पर जुड़ेगा तो ये क्या बन गया? अरे ये क्या बन गया? ये क्या बन गया बच्चों? अरे CH2 क्या बन गया? CH2, और आगे Cl, आगे क्या आ गया? Cl। और इसका नाम क्या है? अरे इसका नाम है आपके क्या? देखो एक नंबर, ये दो, और ये तीन। तो वन पे क्या आ रहा है आपकी? क्लोरो। अरे वन पे क्या आ रहा है आपकी? क्लोरो। तो वन क्लोरो, और आगे ये क्या है? अरे ये प्रोपेनॉन है, एसीटोन, जिसको साधारण नाम कहते हैं एसीटोन। ये प्रोपेनॉन। तो क्या हो गया? वन क्लोरो प्रोपेनॉन। कहां है? ये रहा, वन क्लोरो प्रोपेनॉन। अरे तीन कार्बन इसलिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड इसलिए एन, और कीटोन का अनुलग्न ऑन, तो प्रोपेनॉन। अगला देखिए, अगला सवाल भी अच्छा है।
देखिए जब भी फिनॉल के अंदर देखो, फिनॉल यानी फिनॉल के ऊपर कोई प्रतिस्थापी ग्रुप जुड़ जाए तो ध्यान रखना कि फिनॉल में अरे अगर कोई प्रतिस्थापी ग्रुप जुड़ जाए, ऑर्थो मेटा पैरा कहीं भी जुड़ जाए आपकी, तो जो विड्रॉइंग वाला ग्रुप अगर है ना, अरे इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप जुड़ जाए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यानी इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप, और एक मैंने क्या ले लिया, सिंपल ले लिया, ये लो फिनॉल, और एक कैसा ले लिया मैंने, अरे एक पे मैंने इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप जोड़ दिया, कौन सा, इलेक्ट्रॉन देने वाला, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, अरे कौन सा ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ये खींचने वाला ग्रुप है, और ये कैसा है, अरे ये देने वाला ग्रुप है, ठीक है ना। तो जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी ना, अरे खींचने वाले की सबसे ज्यादा और देने वाले की सबसे कम, ये किसका ऑर्डर है, अरे ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है भैया ना, किसका ऑर्डर है, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, ये गोले में से निकाला ना मैंने, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, वो आपके ऑर्थो मेटा पैरा कहीं भी जुड़ सकता है, ये कंसेप्ट है आपके ना। अरे ये क्या है आपका कंसेप्ट, ये लो ये कंसेप्ट है आपके, आपको आना चाहिए। देखिए यहाँ NO2, अरे NO2 तो क्या लगा रहा है, -R लगा रहा भैया ना, और -I भी लगाता है, CH3 अरे ये +H लगा रहा भैया ना, और +I, प्लस का मतलब देने वाले ग्रुप, माइनस का मतलब खींचने वाले ग्रुप, और यहाँ तो देखो कोई ग्रुप है ही नहीं, अरे ये तो सिंपल है, ये देखो ये वाला बीच वाला, तो अपन ने क्या कहा है, खींचने वाले की सबसे ज्यादा, तो ये तो खींचने वाले हैं, ये देने वाला सबसे कम, ये खींच रहा है इलेक्ट्रॉन, अरे तीर का निशान ऐसे लगाया मैंने, तो इसका मतलब खींच रहा है, अरे ये खींच रहा है, ऐसे लगाया ना मैंने इधर, और इधर कैसा लगाया मैंने, ऐसा दे रहा है, तो देख लो खींचने वाला सबसे ज्यादा, इसका मतलब एक नंबर सबसे ज्यादा, तो यहां तो एक सबसे कम, एक सबसे कम, इसका मतलब ये तो गलत है, यहां देखो दो बता रखा है, एक होगा, एक ही ऑप्शन दे रखा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड है, अरे फर्स्ट सेकंड और थर्ड है, अच्छे सवाल है, ऑर्गेनिक के हैं दोनों सवाल ही अच्छे नहीं है, ऑर्गेनिक के दोनों ही सवाल ऑर्गेनिक वाले अच्छे हैं। अगला देखिए आप, हाँ जी चलिए देखिए, ये चलिए इसमें तो कोई ज्यादा नहीं, इधर ही कर लेंगे साइड में, हाँ जी देखना, निम्नलिखित कथनों में से अणुओं की अनुनाद संरचना, किसकी, अनुनाद संरचनाओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, सही नहीं है, देख लो वही सवाल पूछे जा रहे हैं आपके बार बार घुमा फिरा के, सही नहीं है, सही नहीं है, सही नहीं है, सत्य नहीं है, ऐसे पूछता है, असत्य है, तो हम क्या ना कंफ्यूजन हो जाते हैं कई बार ऐसे, है ना, तो पहले आप गोला लगा लेंगे, तो इनमें अणुओं की व्यवस्था कैसी होती है, समान, तो अनुनादी संरचनाओं में ना, अरे जो परमाणुओं की व्यवस्था होती है ना, वैसे अणु क्या परमाणु है वैसे, दे हैव आइडेंटिकल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, देखो वहां तो एटम्स लिख रखा है, अरे एटम्स का मतलब परमाणु होता है, अणु नहीं, एटम्स का मतलब क्या होता है बच्चों, अरे परमाणु, अणु नहीं है, तो इसमें अणु लिख रखा है, अणु की जगह क्या आएगा, परमाणु, तो इसमें परमाणु की व्यवस्था कैसी होती है, समान, अरे परमाणुओं की व्यवस्था कैसी होती है, समान, ऐसे देखो, मान लो मैंने, अरे ये अनुनादी संरचना बनाई है आपकी, मान लो ये कार्बोक्सिलेट आयन की अनुनादी संरचना बनाई मैंने ऐसी, और दूसरी इसकी अनुनादी संरचना क्या है, अरे ऐसी है, आर, ये सी ओ पर माइनस, और ये डबल बॉन्ड ओ, ये लो, क्यों, अरे ये नेगेटिव चार्ज इधर जाएगा, और ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अरे इधर जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, तो देखो परमाणु, अरे आर की जगह आर है, कार्बन की जगह कार्बन, ऑक्सीजन की जगह ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन की जगह ऑक्सीजन है, तो क्या परमाणु की व्यवस्था बदली क्या है, अनुनादी संरचनाओं में नहीं, तो क्या कहेंगे, अनुनादी संरचना में परमाणु की व्यवस्था कैसी होती है, अरे समान, इन सभी की ऊर्जा लगभग समान होती है, तो अनुनादी संरचनाएं होती है ना, उनकी ऊर्जा कैसी होती है, लगभग समान, अनुनादी ऊर्जा, ये अनुनादी संरचनाओं की ऊर्जा कैसी होती है, लगभग समान, अनुनादी संरचनाओं का देखो अब, अरे एक नाम ये भी है इनका, कैनोनिकल संरचना, कौन सा, कैनोनिकल संरचना ही बोल सकते हैं इनको, या इन्हीं का ही नाम क्या है, अरे सहभागी संरचना, कौन सी, सहभागी संरचना, कौन सी संरचना, अरे सहभागी संरचना, अनुनादी संरचना या कैनोनिकल संरचना या फिर सहभागी संरचना, इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, तो अनुनादी संरचना जितनी होती है ना, उनमें बंधित और अबंधित इलेक्ट्रॉनों की संख्या का कुल योग हमेशा कैसा होता है, समान,
यानी जो बॉन्ड बना रहे हैं और जो बॉन्ड नहीं बना रहे, यानी बंधित और अबंधित इलेक्ट्रॉनों की संख्या का कुल योग कैसा रहता है, समान। इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट भी ट्रू है आपकी, ये भी ट्रू है, ये भी क्या है, ट्रू। इनमें समान आवंधन होते हैं, अरे नहीं, समान आवंधन कहां है, देखो यहाँ तो अरे इस कार्बन इस ऑक्सीजन के बीच में सिंगल है, जबकि वहां कैसा है, डबल है। समान कहां है, यहाँ डबल है, वहां सिंगल है, तो आवंधन समान नहीं है। ये स्टेटमेंट कैसा है, अरे रॉन्ग स्टेटमेंट है, फॉल्स। तो इसने ये तो पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है, ये नीचे वाला कथन सही नहीं है। तो आपको ऐसे आनी चाहिए अनुनाद की जो है ना, ये मुख्य बिंदु है, गुणधर्म, कुछ भी कह दो आप। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, एथेन की संतृत, संतृत क्या सांतृत, इंग्लिश में इसको स्टैगर्ड बोलते हैं ना, तो आप तो स्टैगर्ड याद रख लो इंग्लिश इसकी। तो एथेन की संतृत, ये सांतृत बोलते हैं वैसे, इसको संतृत नहीं है ना, हिंदी में भी इसको सांतृत, पर इसने संतृत लिख रखा है, कोई दिक्कत नहीं। संरूपण के विषय में सही कथन चुनिए। अब की बार सही पूछा है, कौन सा सही है, पहले सही नहीं है ऐसे पूछा, इसका मतलब 3 सही होंगे, एक गलत है। यहां सही पूछ रहा है, इसका मतलब 1 सही है 3 गलत है। तो ये ग्रस्त, ग्रस्त, अरे इसको ग्रस्त, ग्रसित बोलते हैं वैसे, अरे अपनी भाषा में इनको क्या बोलते हैं, अपनी भाषा में क्या ऐसे ही बोलते हैं इनको, संतृत और एक ग्रसित। कौन सा, ग्रसित। और ग्रसित की इंग्लिश देखो, इंग्लिश क्या है, ये एक्लिप्स्ड। एक्लिप्स्ड का मतलब ग्रसित और स्टैगर्ड का मतलब संतृत। एक्लिप्स्ड का मतलब ग्रसित और स्टैगर्ड का मतलब संतृत। तो ये क्या कह रहा है, ये ग्रस्त संरूपण के बराबर स्थायी होते हैं, नहीं। इसमें देखो, अरे ये वाला ज्यादा स्थायी होता है, सांतृत वाला, अरे सांतृत वाला है ना ये ज्यादा स्थायी है, ये वाला मैं ऐसे बना दूं इसको। चलो स्टेबिलिटी, अगर दोनों की स्टेबिलिटी की बात करें अपन, किसकी बात करें, अरे स्टेबिलिटी, तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है बच्चों, अरे स्टेबिलिटी आपकी किसी सांतृत की ज्यादा है, किससे, अरे ग्रसित से ज्यादा होती है, किससे, ग्रसित से। तो ये कह रहा है बराबर है क्या, यानी ये का मतलब सांतृत संरूपण ग्रसित संरूपण के बराबर स्थायी होते हैं, गलत। ग्रस्त तत्व संरूपण से ज्यादा स्थायी होते हैं, बिल्कुल ज्यादा होते हैं, ये लिख रखा है मैंने। ग्रस्त संरूपण से कम स्थायी होते हैं, गलत, अस्तित्व में नहीं है, अस्तित्व में नहीं है, अरे अस्तित्व में तो है, ठीक है ना, तभी तो ये क्या है, हमने ग्रसित को और सांतृत को क्या कर लिया, सेपरेट कर रखा है ना, ठीक है ना। हाँ वैसे रूम टेम्परेचर पर ये एक दूसरे में क्या मतलब कन्वर्ट होते रहते हैं ये ना, ग्रसित सांतृत में सांतृत, ग्रसित में कन्वर्ट होते रहते हैं ये, तो अस्तित्व में रहे। अगला देखते हैं, अगला सवाल, निम्नलिखित में से सबसे कम अनुभार वाला, सबसे कम अनुभार, अरे सबसे कम अनुभार वाला एल्केन कह रहा है खोजें जिसमें एक चतुष्क कार्बन है, अरे चतुष्क का मतलब क्वाटरनरी कार्बन, क्वाटरनरी का मतलब अरे जिसमें 4 डिग्री कार्बन है, कौन सा डिग्री, 4 डिग्री कार्बन। तो देखो 1 डिग्री का मतलब ऐसा कार्बन जो एक कार्बन से जुड़े, 1 डिग्री कार्बन, 2 से जुड़ जाए 2 डिग्री, 3 से जुड़े 3 डिग्री, और अगर 4 से जुड़े तो 4 डिग्री कार्बन कहलाता है वो। अरे कौन सा कार्बन कहलाता है, 4 डिग्री कार्बन। अब आपको इसकी संरचना बना के देखनी पड़ेगी। देखो अरे प्रोपेन तो ऐसा है, अरे प्रोपेन तो ऐसा है आपके, या तो कोई मुझे अरे 3 डिग्री दिख रहा है क्या, सॉरी 3 क्या 4 चाहिए ना अपन को, 4, अरे ये तो 1 डिग्री है, ये कैसा है आपके 1, ये कैसा है 2, ये 1 डिग्री और ये कौन सा है आपके 2 डिग्री, हो गया। तो 2 मैथिल ब्यूटेन, अरे 2 मैथिल ब्यूटेन का मतलब ऐसा होता है 2 मैथिल ब्यूटेन। तो देखो इसमें तो अधिकतम डिग्री अगर देखो आप, अरे तो अधिकतम डिग्री इसकी है और ये कैसा है 3 डिग्री, हमको 4 चाहिए। यहां देखो 2,3 डाइमेथिल ब्यूटेन, अरे 2,3 डाइमेथिल ब्यूटेन ऐसा होता है, ये 2,3 डाइमेथिल ब्यूटेन ऐसा है, ये 2,3 डाइमेथिल अरे ब्यूटेन ऐसा है, और 2,3 डाइमेथिल ब्यूटेन ऐसा है। तो यहां भी देखो अरे ये भी 3 डिग्री है, ये भी 3 है, यानी मैक्सिमम जो कार्बन है ना जिसका डिग्री है वो 3 डिग्री है ना, यानी जो कार्बन है मैक्सिमम डिग्री कितना है उसका 3। इसको देखो आप 2,3 डाइमेथिल प्रोपेन, अरे इसको देखो आप 2,3 डाइमेथिल प्रोपेन ऐसा होता है, अरे 2,3 डाइमेथिल प्रोपेन ऐसा होता है, देखो कैसा, ऐसा 2,3 डाइमेथिल प्रोपेन आपका ऐसा होता है, अरे 2,3 डाइमेथिल प्रोपेन ऐसा होता है। और इसमें ये वाला कार्बन देखो आप, अरे 4 डिग्री कार्बन है,
बाकी किसी में भी 4 डिग्री कार्बन नहीं है। तो ये यही तो कह रहा है कि इनमें से कौन सा एल्केन ऐसा है सबसे कम अणु भार वाला जिसमें एक 4 डिग्री कार्बन है, वो कौन सा है आपके? अरे ये है। इसका मतलब आपको स्ट्रक्चर बनाना आनी चाहिए, स्ट्रक्चर्स बनाना आना चाहिए। ये सारे ऑर्गेनिक के सवाल चल रहे हैं, ये सारे ऑर्गेनिक के सवाल ही चल रहे हैं। अगला देखो, योगात्मक अभिक्रियाओं के प्रति, एडिशन रिएक्शंस के प्रति एथीन और इथाइन, इथाइन बोलो आप इसको, एथाइन बोलो, एक ही बात है ना। अरे इथाइन, इथाइन बोल दो, एथाइन बोल दो, वैसे अपन इसको एथाइन बोलते हैं। अरे हिंदी भाषियों का बोलने का फर्क है ना। इस इथीन को क्या बोलते हैं अपन? एथाइन, ऐसे लिखते हैं अपन, एथेन, एथीन, एथाइन। चाहो तो इसको भी आप माना एथीन को इथीन बोल सकते हो। अरे ई तो आ रहा है उसमें, बोलने का फर्क है ना, बाकी अंतर कुछ नहीं है इनमें। आप एथाइन बोलो, इथाइन बोलो, एथीन बोलो, इथीन बोलो, की तुलना में बेंजीन कैसा है? अरे कम क्रियाशील है। तो इसका कारण पूछ रहा है, यानी कहने का मतलब यह है कि जो योगात्मक अभिक्रियाएं है ना, कौन सी योगात्मक अभिक्रियाएं, उनके प्रति बेंजीन कम क्रियाशील है। किससे? एथीन और एथाइन से। अरे एथीन और एथाइन की लाक्षणिक अभिक्रिया कौन सी होती है? इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया होती है। तो ये ऐसे कह रहा है कि एथीन में 1 डबल बॉन्ड, एथाइन में 2 डबल बॉन्ड है, जबकि बेंजीन में 3-3 डबल बॉन्ड है। अरे बेंजीन, बेंजीन ऐसा है ना, अरे बेंजीन तो ऐसा है, 3-3 डबल बॉन्ड है। यानी ये जो इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया है ना, ये किसकी? अरे एक तरीके से देखा जाए तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है ना, यानी जो बहुबंध है, मल्टीपल बॉन्ड है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन है, लाक्षणिक अभिक्रिया। तो बेंजीन में भी 3-3 पाई बॉन्ड मिल रहे। इसका मतलब ये तो क्या है, योगात्मक अभिक्रिया आसानी से देना चाहिए बजाय किसके? एथीन और एथाइन के, लेकिन फिर भी आसानी से नहीं देता। अरे उसका कारण क्या है? बेंजीन कैसा है? एक एरोमेटिक कंपाउंड भी है ना। कौन सा कंपाउंड है? अरे एरोमेटिक कंपाउंड है। और एरोमेटिक कंपाउंड का मतलब ऐसे कंपाउंड जो एरोमेटिसिटी को फॉलो करते हैं। एरोमेटिसिटी यानी एरोमेटिकता का पालन करते हैं। एरोमेटिकता के लिए कुछ कंडीशंस होती है ना, एक तो हकल नियम का पालन करना चाहिए, एक यौगिक के पूरा समतलीय होना चाहिए, इसका मतलब संकरण sp2 होना चाहिए, और एक उसमें पूरे में कंप्लीट अनुनाद होना चाहिए। ऐसी कंडीशंस होती हैं किसकी? एरोमेटिक की। तो इसमें सारी कंडीशन है, एरोमेटिक है। अब ये यदि योगात्मक अभिक्रिया देगा तो यहां से क्या होगा? बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे, और बॉन्ड जैसे ही टूटेगा अनुनाद खत्म हो जाएगा, और अनुनाद खत्म हो गया तो बेंजीन एरोमेटिक नहीं रहेगा। ये एरोमेटिक होने की वजह से स्टेबिलिटी ज्यादा है इसकी। अरे बेंजीन कैसा है? एरोमेटिक, और एरोमेटिकता क्या करती है? अरे स्टेबिलिटी को बढ़ाती है, तो बेंजीन ज्यादा स्टेबल है। अब जैसे ही इसके बॉन्ड टूटेंगे एरोमेटिकता खत्म हो जाएगी ना, और एरोमेटिकता खत्म होगी तो इसकी स्टेबिलिटी घट जाएगी। और हर व्यक्ति कोशिश क्या करता है? अरे इस दुनिया में, सृष्टि में है ना, कोई व्यक्ति है वही कोशिश करता है ना कि उसकी स्टेबिलिटी कम से ज्यादा हो। अरे कोई लखपति है तो वो करोड़पति बनना चाहता है, करोड़पति से अरबपति, अरबपति से खरबपति। ऐसा कोई है कि करोड़पति से करोड़पति बनना चाह रहा है? क्यों? स्टेबिलिटी बढ़ाना चाहता है हर आदमी। तो ऐसे ही मॉलिक्यूल भी क्या करेगा? अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाना चाहेगा। तो इसने यदि योगात्मक अभिक्रिया दे दी तो इसकी एरोमेटिसिटी खत्म हो जाएगी, अभिक्रिया दे दी पर एरोमेटिसिटी खत्म होगी, यानी इसकी स्टेबिलिटी घट जाएगी। तो ये ऐसा करना नहीं चाहेगा। तो एरोमेटिसिटी की वजह से, यानी एरोमेटिकता की वजह से बेंजीन योगात्मक अभिक्रिया के प्रति कैसा होता है? एथीन और एथाइन की तुलना में कम क्रियाशील। ये कारण है इसका। 3 पाई बंध की उपस्थिति नहीं, चक्रीय प्रकृति नहीं, ये तो एरोमेटिकता के लिए कंडीशन है। कार्बन अणुओं का संकरण sp2 नहीं, इलेक्ट्रॉन का विस्थानीकरण। इसने एरोमेटिसिटी लिखा नहीं इसने, है ना, बाकी तो कारण क्या है? अरे इसी का मतलब क्या है? एरोमेटिकता। इसी का ही मतलब क्या है? अरे एरोमेटिकता। इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होते हैं ना, इस वजह से ही 3 पाई बॉन्ड की उपस्थिति की वजह से क्या होना चाहिए? योगात्मक देना चाहिए, पर किसकी वजह से नहीं दे रहा है? एरोमेटिक होने की वजह से। अब इसने एरोमेटिक कारण नहीं लिखा, मतलब एरोमेटिकता लिखी नहीं, इसने उसका दूसरा कारण ऐसे लिख दिया, इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण। इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होंगे ना तो एरोमेटिकता शो करेगा, ठीक है ना। वैसे सही तो इसको क्या लिखना चाहिए? एरोमेटिकता की वजह से। पर इनमें सबसे सही कौन सा है अभी आंसर अपने पास? एरोमेटिक। मतलब एरोमेटिकता का मतलब इसने जो ऑप्शन दिया उसमें से इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण, ठीक है ना। ये ऑर्गेनिक के सवाल थे अपने। कितने सवाल हैं ऑर्गेनिक के? देखिए आपकी बात इस पेपर में कितने आए हैं आपके पास? ये सारे ऑर्गेनिक के सवाल थे। 1 2 3 4, और इधर से भी थे, देखो 2 सवाल ये थे ना, 5 और 6। 6 सवाल आ चुके हैं अभी तक। किससे? ऑर्गेनिक से। ये लो अब पता चल जाएगा, देखो 1 2 3
4 5 6, 6 सवाल आ गए भैया ना, कितने 6, 18 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हमने। अब देखिए आगे वाले क्वेश्चन करते हैं। यानी 6 क्वेश्चन ऑर्गेनिक के आगे आपके, और 6 के 6 सवाल ऑर्गेनिक वाले अच्छे सवाल थे भैया ना, ऑर्गेनिक वाले अच्छे सवाल थे, अच्छे तो ये भी हैं, पर मतलब ऑर्गेनिक वाले थे वो थोड़े स्टैंडर्ड बढ़िया उनका, उनका स्टैंडर्ड बढ़िया है। हाँ जी, देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तत्व दे दिया आपको कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर के परमाणु आकार का सही क्रम, परमाणु आकार का सही क्रम। देखिए कार्बन तो ये रहा, और ये क्या है आपके नाइट्रोजन, और इसके नीचे फास्फोरस आता है, यहाँ सल्फर, इधर कौन आता है आपके ऑक्सीजन आता है। अब देखिए अब जब आता है तो आप देखिए कि ये जो है ना कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, भाई ऑक्सीजन तो दिया नहीं इसने वैसे, चलो ऑक्सीजन को हटा दूं मैं, दिया नहीं तो क्या अपन तो हटा देते हैं इसको। ये देखो आपके, अरे ये सेकंड आवर्त के एलिमेंट्स हैं, और ये कौन से हैं, थर्ड आवर्त के, कौन से आवर्त के, अरे थर्ड आवर्त के। और आवर्त का मतलब क्या है, अरे कोष की संख्या बढ़ना, जैसे आवर्त कोष की संख्या कह दो या आवर्त कह दो एक ही बात है। तो ये दूसरा कोष, ये तीसरा, अरे कोष की संख्या बढ़ती है तो आकार बढ़ता है, इसका मतलब फास्फोरस और सल्फर है, इसका आकार बढ़ा है किससे, कार्बन और अरे नाइट्रोजन से। अब हम देख लेते हैं फास्फोरस और सल्फर में, अरे ये देखो बाएं से दाएं जा रहे हैं, और बाएं से दाएं जाते हैं तो आपको पता है साइज क्या होता है, अरे घटता है, आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं साइज घटता है, कारण प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है। वर्ग में जाते हैं तो परिरक्षण प्रभाव बढ़ता है इसलिए आकार बढ़ता है, या कह दो कोष की संख्या बढ़ती है इसलिए आकार बढ़ता है, तो इसलिए इनका आकार बढ़ा था, ठीक है ना। अरे इधर जा रहे हैं तो साइज क्या हो रहा है, नीचे जा रहे हैं तो साइज बढ़ रहा है, ठीक है ना, इसलिए इनका ज्यादा इनसे। अब इन दोनों में किसका, सल्फर का कम फास्फोरस का ज्यादा, तो देखो सल्फर का ज्यादा बता रखा है, इसका मतलब ये तो गलत, ये भी क्या है आपके गलत। ऐसे आपको 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन काटने आने चाहिए, 4 में से 2 ऑप्शन आपको काटने आने चाहिए। अगर हमने 2 ऑप्शन काट दिए इसका मतलब हमारी 50% पॉसिबिलिटी है सवाल को सही होने की। फिर 2 में से एक का ही चयन करना है, कंसेप्ट आता है वो लगा दो, सही कंसेप्ट लगाएंगे आंसर सही आएगा, गलत लगाएंगे तो आंसर भी गलत ही आएगा। अब देखिए आगे, तो इसका मतलब ज्यादा कौन है, फास्फोरस, फास्फोरस सल्फर, फास्फोरस सल्फर, यहां तक तो दोनों में कॉमन है। अब देखो कार्बन नाइट्रोजन में से वही सेम लग रहा है ना, अरे इधर जा रहे हैं साइज घट रहा है ना, आवर्त में जा रहे हैं कार्बन के बाद नाइट्रोजन आ रहा है, तो नाइट्रोजन का साइज कम है किससे, कार्बन से, तो पहले फास्फोरस फिर सल्फर, नाइट्रोजन दे रखा है इसका मतलब गलत, तो कौन सा सही होगा, कौन सा, कार्बन वाला। आगे देखिए आप, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त निम्नलिखित में से किसको व्यक्त करता है, अरे ये जो आवर्त है ना ये किसको व्यक्त करता है, परमाणु संख्या को, परमाणु द्रव्यमान को, दिग्वंशी क्वांटम संख्या को, अरे मुख्य क्वांटम संख्या को, किसको, मुख्य क्वांटम संख्या को। अरे मुख्य क्वांटम संख्या को अब एन से दिखाते हैं, किससे, एन से, इसको किससे दिखाते हैं, एल से। और मुख्य क्वांटम संख्या किसके बारे में, अरे कोष के बारे में बात करती है, मुख्य क्वांटम संख्या कोष के बारे में बताती है, दिग्वंशी क्वांटम संख्या उपकोष के बारे में, और चुंबकीय क्वांटम संख्या कक्षक के बारे में, कोष के अंदर उपकोष, उपकोष के अंदर कक्षक। और जो चक्रण क्वांटम संख्या वो तो इलेक्ट्रॉन की स्पिन को बताती है कि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है अपने अक्ष पर। तो इसका मतलब आवर्त किसको व्यक्त कर रहा है, अरे मुख्य क्वांटम संख्या को, ठीक है ना। अगला देखिए, ये तो सीधे ही स्टेटमेंट है देखो आपके, अरे ये तो सीधे ही स्टेटमेंट है, कौन सा, ये वाला, कि उच्चतम इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा, अरे इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा लिखिए या एंथैल्पी लिखिए, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, ठीक है ना, या इसी को हम वो भी कह सकते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन बंधुता भी कह सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो आवर्त सारणी में अरे सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता रखने वाला तत्व कौन सा है, अरे सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता रखने वाला तत्व आपकी ये है कौन, क्लोरीन, सीधा इफेक्ट है आपकी, 11th क्लास में पढ़ते हैं ऐसा, तो आवर्त सारणी में सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता रखने वाला तत्व कौन है, अरे क्लोरीन है। और सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन, सर्वाधिक विद्युत ऋणता रखने वाला यानी मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखने वाला कौन है, फ्लोरीन। वैसे तो फ्लोरीन, फ्लोरीन की ही इलेक्ट्रॉन बंधुता ज्यादा होनी चाहिए थी, किससे, क्लोरीन से, और वहां एक कारण पढ़ते हैं अपन 11th क्लास में, कि फ्लोरीन का साइज छोटा होने की वजह से अरे ये क्या करता है, इसमें मतलब जो नया जोड़ने वाला इलेक्ट्रॉन है उसको पहले से इलेक्ट्रॉन है वो ना प्रतिकर्षित कर देते हैं, इसलिए एनर्जी निकलने के बजाय देनी पड़ जाती है, इसलिए फ्लोरीन की कम होती है किससे, अरे क्लोरीन से, ठीक है ना।
तो इसका मतलब क्या हुआ, मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, फ्लोरीन की। इसलिए फ्लोरीन को क्या कहते हैं, अरे फ्लोरीन को फ्लॉर्ड एलिमेंट बोलते हैं। फ्लोरीन को कौन सा एलिमेंट, अरे ये जो फ्लोरीन है ना, फ्लोरीन, और ये क्लोरीन, ये लो। अब देखो मैंने क्या कहा था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो इसकी ज्यादा है, अरे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज्यादा है, और जो आपकी इलेक्ट्रॉन बंधुता है ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, अरे इस इलेक्ट्रॉन बंधुता को हम क्या कह सकते हैं, शॉर्ट में ईई, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है ना। इस वजह से इस फ्लोरीन को क्या कहते हैं, अरे इसको फ्रॉड एलिमेंट बोलते हैं। कौन सा, फ्रॉड, फ्रॉड का मतलब समझ रहे हो, धोखेबाज, फ्रॉड एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट, अरे फ्रॉड एलिमेंट। तो फ्लोरीन कैसा है, एक फ्रॉड एलिमेंट है आपके। कौन सा एलिमेंट है, फ्रॉड, ठीक है ना। आगे देखिए, ये हो गया सॉल्व अपना, याद रखें आप इसको। निम्न तत्वों HOFSCl के लिए विद्युत ऋणात्मकता का बढ़ता हुआ क्रम। देखो अरे हाइड्रोजन तो यहां था आपकी, इसके बाद लिथियम वगैरह ऐसे आते हैं आपके, ठीक है ना। लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, इधर क्लोरीन, फिर इधर सल्फर। ये लो, ये तो दिया अपन को। तो आप ध्यान रखें, क्या आपको ध्यान क्या रखना है, ऐसा सवाल देखो, ये सवाल बार बार सेकंड ग्रेड में पूछा जा रहा है आपके, इसमें पूछा जा रहा है विद्युत ऋणता वाला सवाल। लेवल स्टैंड में पिछले पेपर में पूछा आपसे, और इसमें पूछ लिया आपसे। देखिए, एक तो हाइड्रोजन दिया हमको, हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता 2.1 होती है भैया, कितनी, 2.1। और इधर से इधर जाओ, आप क्या करो, 0.5 जोड़ते चलो ना, जैसे इसका 1.0 है, तो आगे 0.5 जोड़ते चलो, जैसे इसकी 1.5, इसकी 2, 2.5, 3, 3.5 और 4.0। फ्लोरीन की कितनी है, अरे 4.0, 4। और क्लोरीन कितना है, अरे क्लोरीन कितना है भाई, क्लोरीन की 3 है भैया, 3.0। और सल्फर है उसकी 2.6 है। तो हमसे इसने ये तो पूछा, एक ऑक्सीजन और रह गया ना, ऑक्सीजन 3.5 है भैया ना, ऑक्सीजन की कितनी है, 3.5। तो हमसे इसने ये तो पूछा है कि निम्न तत्वों HOFSCl के लिए विद्युत ऋणात्मकता का बढ़ता क्रम। तो विद्युत ऋणात्मकता का बढ़ता क्रम, अरे फ्लोरीन तो सबसे जगह है आवर्त सारणी में, फ्लोरीन के बारे में सोचना ही नहीं है, ये तो आवर्त सारणी में सर्वाधिक वो विद्युत ऋणता रखता है, अभी लिखा ही मैंने, ये लिखा पड़ा। तो इसका मतलब फ्लोरीन वाला ऑप्शन ये, और ये हो सकता है सल्फर ज्यादा, क्लोरीन ज्यादा, गलत। दो तो हमने ऐसे ही काट दिए। अब फ्लोरीन के बाद किसका नंबर है, अरे नाइट्रोजन का नंबर आता है, सॉरी सॉरी, नाइट्रोजन क्या, ऑक्सीजन का आ रहा है ना, अरे नाइट्रोजन का 3 है भैया ना, नाइट्रोजन का 3 है, किसका नंबर आ रहा है, ऑक्सीजन। तो देखो फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन, इधर फ्लोरीन के बाद क्लोरीन, क्लोरीन गलत, क्लोरीन तो 3 है, ऑक्सीजन कितना है, 3.5। तो सही ऑप्शन कौन सा है हमारा, अरे सही ऑप्शन कौन सा है, ये डी। आगे देखिए आप, अगला क्वेश्चन, तो P4, ये फास्फोरस है आपकी, फास्फोरस किसके रूप में मिलता है, P4 के रूप में। ऐसे सल्फर जो है ना, सल्फर, अरे सल्फर आपके एसिड के रूप में मिलता है, पीछे आया भी था आपकी। फास्फोरस P4 के रूप में मिलेगा, और सल्फर किसके रूप में मिलेगा, S8 के रूप में। तो ये कह रहा है कि फास्फोरस में पीपी बंधों द्वारा निर्मित कक्षकों में पाई गुण का प्रतिशत क्या है। अरे पाई गुण क्या, ये पी गुण है ना, परसेंट पी, अरे प्रतिशत पी गुण पूछ रहा है, ये पाई नहीं पी है, ये ना क्या है, ये पी। अब सुनो, अरे फास्फोरस होता कैसा है, ऐसा होता है फास्फोरस, देखो अरे फास्फोरस की स्ट्रक्चर ऐसी है आपकी, ये फास्फोरस ऐसा होता है आपकी। वैसे तो देखा जाए ना, फास्फोरस में सारे ही बॉन्ड सिंगल हैं, अरे सारे ही बॉन्ड सिंगल हैं। तो ये कह रहा है ना पाई गुण, पाई गुण का मतलब, अरे डबल बॉन्ड होता तब एक सिग्मा एक पाई होता है ना, ट्रिपल में एक सिग्मा 2 पाई, जब पाई बॉन्ड है ही नहीं तो पाई गुण आएंगे कहां से। वैसे सवाल सही नहीं है ये पाई गुण, हाँ ये कहना चाह रहा है परसेंट पी है ना, ऐसा होता है, तो सवाल सही था ना कि परसेंट पी कैरेक्टर कितने हैं, तो इसने है ना पाई लिख दिया, बाकी इसका जो उद्देश्य है ना वो पूछना क्या है, परसेंट पी कैरेक्टर पूछना था, ठीक है ना। और परसेंट पी की अगर बात करें तो देखो, अरे इस फास्फोरस का संकरण कौन सा है, sp3। और फास्फोरस के पास देखो, अरे प्रत्येक फास्फोरस के पास क्या है, अरे एक एक लोन पेयर है, कितना है, एक एक लोन पेयर, और 3 बॉन्ड है, 1 2 3, सबके पास 3 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर, टोटल 4, n का मान 4, तो संकरण sp3। और संकरण sp3 होता है, अरे तो हमको पता है ना कि यहाँ
जो परसेंट एस कैरेक्टर है, अरे परसेंट एस तो कितने हैं 25, क्यों एक एस है 3 पी है, तो परसेंट पी कैरेक्टर कितने हैं, अरे 75, कितने हैं 75, तो हम इसके अकॉर्डिंग आंसर कौन सा देंगे 75। बाकी पाई गुण नहीं है इसमें, ये परसेंट पी पूछ रहा है, प्रतिशत एस गुण, सॉरी प्रतिशत पाई गुण, पाई सॉरी पाई क्या, अरे प्रतिशत पी, एक तो प्रतिशत एस होते हैं परसेंट एस, एक परसेंट पी है ये ना, कितना 75। अगला देखिए, अगला कह रहा है ये कि अंतर हेलोजन यौगिक, कौन सा अंतर हेलोजन यौगिक, इंटर हेलोजन कंपाउंड, ठीक है ना, कौन से इंटर हेलोजन कंपाउंड जो द्विलक संरचना के रूप में, कौन से, अरे द्विलक, द्विलक का मतलब डाइमर के रूप में, डाइमर का मतलब अरे उसके दो अणु आपस में जुड़ जाएं, ऐसी संरचना में कौन सा पाया जा रहा है इसमें से, तो देखो ऐसी संरचना में कौन सा पाया जा रहा है, अरे ये पाया जा रहा है ICl3, कौन ICl3, ICl3 ऐसे मिलता है, देखो अरे इसके दो अणु हैं 2ICl3, इंटर हेलोजन का मतलब क्या है, अरे दो हेलोजन कंपाउंड जो बनाते हैं ना उसको बोलते हैं इंटर हेलोजन कंपाउंड, दो हेलोजन मिलके जो कंपाउंड बनाते हैं उसका नाम क्या है, इंटर हेलोजन कंपाउंड। तो ये ICl3 जो है ना, अरे ये ऐसे मिलता है अपन को ICl2 प्लस और ICl6 सॉरी ICl4 माइनस, ठीक है ना, तो ये ICl3 किसके रूप में मिल रहा है, डाइमर के रूप में मिल रहा है, कौन से रूप में, डाइमर के रूप में। एक और एग्जांपल याद रखो आप, एनसीईआरटी में दे रखा है, देखो याद रखना चाहे तो आप याद रख सकते हैं, कैसे, अरे ये है ना PCl5 कैसा, अरे ठोस अवस्था में, ठीक है ना, PCl5 ठोस अवस्था में कैसे मिलता है, अरे वो भी ऐसे मिलता है, देखो कैसे, अरे PCl4 प्लस और PCl6 माइनस, अरे PCl6 माइनस, तो PCl4 प्लस और PCl6 माइनस, एनसीईआरटी में दे रखा है, इंपॉर्टेंट है ये, कभी पूछ लेगा। PCl5 ठोस अवस्था में किस रूप में पाया जाता है, तो PCl4 प्लस और PCl6 माइनस के रूप में। तो ऐसे इंटर हेलोजन कंपाउंड कौन सा है, वो ICl3 जो ICl2 प्लस और ICl4 माइनस के रूप में मिलेगा, तो डाइमर के रूप में मिल रहा है, ठीक है ना, ये दोनों आपस में जुड़ रहे हैं इसके। ये लीजिए, ये हो गया आपके 140, अभी 10 क्वेश्चन और हैं उनको भी करते हैं, अभी 10 क्वेश्चन और हैं उनको भी अभी करते हैं। ये लीजिए, यहीं से ही है, ठीक है ना, ये लो, ये लो, हाँ देखिए क्या कह रहा है, मानव शरीर में, कौन से शरीर में, मानव शरीर में जैविक क्रिया हेतु कौन सा पंप महत्वपूर्ण है ना, यानी मानव शरीर में जैविक क्रियाओं के लिए, जैविक क्रियाओं का मतलब अरे जैसे पाचन श्वसन वगैरह है, उत्सर्जन है, आपके तंत्रिका तंत्र वगैरह है, सारे है ना, जितने भी तंत्र वगैरह हैं ये क्या है, जैविक क्रिया कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, अरे जैविक क्रिया कर रहे हैं, तो इनमें कौन सा महत्वपूर्ण है, तो सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है, अरे सोडियम पोटेशियम पंप, कौन सा, सोडियम पोटेशियम पंप। वैसे तो ये भी काम आता है कैल्शियम मैग्नीशियम वाला, पर ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पूछ रहा है, कौन सा पंप महत्वपूर्ण है, कौन सा सोडियम पोटेशियम पंप कैसा है, महत्वपूर्ण भैया। अगला देखो, पूर्णतः वियोजित NH4Cl का वाष्प घनत्व होगा, पूर्णतः वियोजित NH4Cl का वाष्प घनत्व, तो वाष्प घनत्व क्या होता है, अरे वाष्प घनत्व बराबर होता है 2 इंटू, या मैं ऐसे लिख दूं ना, चलो यहीं से लिख दूं मैं ऐसे, या चलो या इसको शॉर्ट में लिख दूं मैं ऐसे, देखो अरे वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी, तो वेपर डेंसिटी, ये वेपर डेंसिटी वाष्प घनत्व, ठीक है ना, वाष्प घनत्व, और वाष्प घनत्व बराबर क्या होता है, देखो अरे 2 इंटू अनुभार होता है भैया ना, 2 इंटू अनुभार या मोलर मास कुछ भी कह दो आप, तो इसका मतलब अनुभार बराबर क्या होगा, अरे अनुभार बराबर क्या होगा, एक सेकंड, एक सेकंड उल्टा कर दी मैंने, एक सेकंड, एक सेकंड, देखिए, हाँ जी, अणुभार बराबर क्या, अरे अणुभार बराबर क्या होता है, 2 गुना वाष्प घनत्व, अणुभार बराबर क्या होता है बच्चों, 2 गुना वाष्प घनत्व, 2 गुना वाष्प घनत्व, तो क्या होगा, अरे वाष्प घनत्व बराबर क्या हो जाएगा,
वाष्प घनत्व बराबर 2 को नीचे भेज दूं ना इसके अनुभार के, तो अनुभार अपॉन 2। तो ये क्या कह रहा है कि पूर्णतः वियोजित NH4Cl का वाष्प घनत्व होगा। तो वाष्प घनत्व क्या होता है? अनुभार का, अरे आधा, 2 का भाग लग रहा है ना, अनुभार का आधा। तो ये कह रहा है NH4Cl का दोगुना, नहीं दोगुना नहीं, क्या होता है? आधा। NH4Cl का आधा, बिल्कुल सही। क्यों? NH4Cl दे रखा है, इसका अनुभार कैलकुलेट कर लो, 2 का भाग लगा दो, यानी उसका आधा। क्या है? वाष्प घनत्व। NH4Cl के समान नहीं, दिए गए ठोस NH4Cl की मात्रा से निर्धारित होगा नहीं, ठीक है ना। एक देखो, VF3 की अम्लीयता, VF3 की अम्लीयता निम्न में से किस सिद्धांत के आधार पर समझाई जा सकती है? भाई BF3 क्या है? अरे लुईस एसिड है भैया ना। कैसा है? लुईस एसिड, AlCl3, ये लुईस एसिड है। क्यों? इनमें केंद्रीय परमाणु जो है ना, उसका अष्टक पूरा नहीं है, उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। तो BF3 की अम्लीयता निम्न में से किस सिद्धांत के आधार पर समझाई जा सकती है? अरे BF3 ऐसा है आपके, ये BF3, ठीक है ना। और केंद्रीय परमाणु कौन है? अरे ये बोरॉन है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। कहते हैं 6, एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 बॉन्ड का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब इसको अष्टक पूरा करना है, अष्टक पूरा करना है इसको, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन की क्या है जरूरत? क्यों? 6 तो पहले से ही है ना, 2 चाहिए। और 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ? अरे एक लॉन पेयर, इसका मतलब ये लॉन पेयर अरे ले सकता है, ये लॉन पेयर ले सकता है। लुईस क्या कहता है? जो लॉन पेयर देता है वो लुईस क्षार, और जो लॉन पेयर लेता है वो लुईस अम्ल। इसका मतलब कौन सी अवधारणा के आधार पर? आरएनएस नहीं। आरएनएस तो क्या कहता है कि जलीय विलयन में जो H+ दे वो अम्ल, और जो OH- दे वो क्षार। ब्रॉन्स्टेड लॉरी क्या कहता है? विलयन कोई सा ही हो, उसमें जो H+ देगा वो अम्ल और H+ लेगा वो क्षार। तो ये तो क्या कर रहा है? अरे लॉन पेयर ले रहा है। इसका मतलब ये लुईस की अवधारणा भी है ना। कौन सी? लुईस, ये दोनों नहीं, ये भी नहीं। कौन सी अवधारणा है? लुईस वाली। कौन सी? लुईस अवधारणा, ठीक है ना। आगे देखिए, जल में अम्ल की कुछ मात्रा मिलाए जाने पर, अरे जल में क्या कर दिया इसने? अम्ल की कुछ मात्रा मिला दी। तो मिलाए जाने पर जल का आयनिक गुणनफल, अरे देखो जल का आयनिक गुणनफल क्या होता है? जल के आयनिक गुणनफल को KW से दिखाते हैं ना। के का मतलब, अरे आयनिक गुणनफल, W का मतलब वाटर, यानी जल का आयनिक गुणनफल। अरे ये क्या होता है कि जल में H+ आयन की सांद्रता और जल में जो OH आयन की सांद्रता है उसका गुणनफल क्या होता है भाई? जल का आयनिक गुणनफल। और हमको पता है जो ये KW है ना आपकी, अरे जल का आयनिक गुणनफल, ये 25 डिग्री सेल्सियस पर इसकी वैल्यू कितनी होती है? अरे इसकी वैल्यू होती है 14, 14। कितनी होती है? 14। क्यों? हमको पता है जल में H+ कितने होते हैं? 10⁻⁷। OH- भी कितने होते हैं? 10⁻⁷। ठीक है ना। अब ये कह रहा है कि जल में अम्ल की कुछ मात्रा मिला दी, तो देखो H+ आयन की सांद्रता और OH आयन की सांद्रता का गुणनफल क्या है? जल का आयनिक गुणनफल। अब ये क्या कह रहा है कि इसमें क्या किया इसने? अरे अम्ल की कुछ मात्रा मिला दी। अब अम्ल की मात्रा मिलाएंगे तो क्या होगा? H+ आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। तो फिर क्या होगा? अरे OH आयन की कंसंट्रेशन घट जाएगी। लेकिन दोनों का जो है ना, मतलब दोनों का मल्टीप्लीकेशन होने के बाद जो वैल्यू आएगी 25 डिग्री सेल्सियस पर, वो फिक्स है। कितनी? 14। अब आप H+ बढ़ाओ या OH- बढ़ाओ, तो आपने क्या किया कि जल में अम्ल की कुछ मात्रा मिला दी, तो अम्ल जैसे मिलाएंगे, अम्ल H+ देगा, तो H+ की सांद्रता क्या होगी? बढ़ेगी, तो OH की क्या होगी? घट जाएगी। इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन आएगा वही क्या है? जल का आयनिक गुणनफल, और वो 25 डिग्री सेल्सियस पर फिक्स है। कितना? 14। अब टेम्परेचर को बढ़ाएंगे घटाएंगे तो है ना आयनिक गुणनफल चेंज होता है, बाकी इससे कोई चेंज नहीं होगा। तो क्या कह रहे हैं? पीएच में वृद्धि के साथ परिवर्तित होता है? नहीं भाई, H+ मिला रहे हैं तो पीएच क्या कर रहे हैं? बढ़ा ही रहे हैं, वो सॉरी घटा रहे हैं अपन। भाई अम्ल मिला रहे हैं तो पीएच घटा रहे हैं ना। क्यों? H+ आयन की सांद्रता बढ़ रही है तो पीएच घट रही है। तो पीएच में वृद्धि के साथ परिवर्तित होता है, KW नहीं। पीएच में कमी के साथ नहीं, कोई परिवर्तन नहीं, शून्य हो जाता नहीं, कोई परिवर्तन नहीं होता। आप अम्ल मिलाओ उसमें क्षार मिलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। यानी KW यानी जल के आयनिक गुणनफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये लीजिए 5 क्वेश्चन और हैं। देखिए वैसे ये एज कंपेयर टू 2016 के है ना, 2016 की तुलना में थोड़ा सा ना, मतलब इसको थोड़ा हल्का सा ना कम कह सकते हैं, मतलब इतना ज्यादा टिपिकल नहीं है 2016 के बजाय। अगला देखिए अब, लास्ट देखिए,
इधर कर लेते हैं। देखिए इसने क्या कहा है, एक सेकंड थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं इसको। हाँ जी, देखिए ये क्या कह रहा है, 1 लीटर बफर विलियन। अरे 1 लीटर क्या दे दिया इसने, बफर विलियन। तो बफर विलियन का मतलब ऐसे विलियन जिनमें है ना, अरे अम्ल या क्षार की कुछ मात्रा मिला दी जाए तो भी उनके पीएच में कोई परिवर्तन नहीं हो, यानी पीएच में परिवर्तन का विरोध करते हैं, वो क्या कहलाते हैं आपके बफर विलियन, या इनको उभय प्रतिरोधी विलियन भी कह सकते हैं हिंदी में। बफर विलियन कहो आप या उभय प्रतिरोधी विलियन। तो 1 लीटर, थोड़ा सा और बड़ा करता हूं इसको मैं, देखो आपको दिखे ना सही। देखिए क्या दे रखा है, 1 लीटर बफर विलियन में 0.01 एम यानी मोलरता दे रखी है NH4Cl और 0.1 एम NH4OH है। इसके लिए पीकेवी का मान 5 है, तो इसकी पीएच क्या होगी। अब देखो बफर विलियन है ना, वो 3 प्रकार के होते हैं आपके। एक तो कौन सा, देखो एसिड कैसा हो, वीक, तो वीक एसिड प्लस वीक एसिड का अरे स्ट्रॉन्ग बेस के साथ क्या, सॉल्ट, ठीक है ना। WA का मतलब वीक एसिड, दुर्बल अम्ल, और उस दुर्बल अम्ल का प्रबल क्षार के साथ लवण। एसिड ये ले रखा है ना वीक एसिड, तो इसी एसिड का लवण होना चाहिए, ध्यान रखें। तो वीक एसिड प्लस वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में लवण, तो ये भी कौन सा, बफर। अगर आपको ऐसे दे दे अरे वीक बेस, और इस वीक बेस का अरे स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ में क्या दे दे, लवण, जैसे मैं कह दूं SA और WB। एक सेकंड इसको मैं थोड़ा सही करता हूं, देखो ये ऐसे है, अरे ये ऐसे है, ऐसे WA, ठीक है ना। WA का मतलब वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का लवण, और ये वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड का वीक बेस के साथ में लवण। तो ये भी किसका उदाहरण है, अरे बफर विलियन का। और एक आपके अरे तीसरा वीक एसिड और वीक बेस का जो विलियन है आपका, वो भी कौन सा है, बफर विलियन। ये साधारण बफर विलियन है। एक वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ लवण है, एक वीक बेस और वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ में लवण। तो हमसे क्या कह रहा है, देखो ये NH4Cl, अरे NH4Cl को यदि आप ब्रेक करते हैं ना, तो ये कैसे मिलेगा, अरे NH4Cl कैसे बना है, NH4OH और एक HCl से बना है, ठीक है ना। और NH4OH कैसा, अरे ये वीक बेस है आपकी, कैसा है, वीक बेस। और ये कैसा है, NH4OH है ना, अरे OH और H गया तो NH4Cl बन गया ना। तो ये बेस कैसा, वीक, और ये एसिड कैसा है, स्ट्रॉन्ग। इसका मतलब क्या हुआ, देखो अरे कौन सी कंडीशन लग रही है, ये वाली तो लग रही है कि वीक बेस, ये तो वीक बेस, और इस वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ में, अरे स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, इसके साथ लवण, ये वाला ही तो है। तो देखो यार वीक बेस और वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ में लवण है, तो ये क्या है, उभय प्रतिरोधी विलयन। तो हम क्या करेंगे पहले यहां, अरे यहां POH निकालेंगे भैया, क्या निकालेंगे, POH, क्यों, वीक बेस है ना, अरे वीक बेस और वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ में लवण, इसका मतलब ये क्षारीय बफर विलयन है। वो कैसा है, अम्लीय बफर विलयन, वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में सॉल्ट। तो क्षारीय बफर विलयन है, इसका मतलब क्या हुआ, हम क्षारीय बफर विलयन है, क्षार के लिए तो POH निकालते हैं, पीएच नहीं निकालते डायरेक्ट, ध्यान रखें। अम्लीय बफर विलयन होता तो डायरेक्ट पीएच निकाल देते। तो क्या है, POH का फॉर्मूला क्या है भाई, अरे POH का फॉर्मूला क्या है आपके, PKB प्लस लॉग अरे सॉल्ट की कंसंट्रेशन अपॉन क्या आएगा आपके, बेस की कंसंट्रेशन, इसकी बेस की कंसंट्रेशन। ये फॉर्मूला है आपके पास। अरे ये क्या है बच्चों, फॉर्मूला, क्या कह रहा हूं मैं, POH बराबर क्या है, PKB प्लस लॉग साल्ट की कंसंट्रेशन यानी लवण की सांद्रता अपॉन उस क्षार की सांद्रता। देखो PKB तो दे रखा है हमको 5, अरे PKB कितना दे रखा है 5, प्लस लॉग ये कितना है, साल्ट की कंसंट्रेशन कितनी है, अरे सॉल्ट तो ये है ना, ये कितनी है 0.01 अपॉन ये क्षार की कितनी है 0.1। और इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखना यहां से दशमलव को आप हटाएंगे तो एक जीरो नीचे आ जाएगी, और 10 का मतलब ऊपर जाएगा 10 की घात -1, यानी ये क्या हो गया, अरे इसको सॉल्व करूं मैं तो ये क्या बन गया आपके लॉग अरे 10 की घात -1। और जब इसको सॉल्व करेंगे लॉग x की पावर n, तो क्या होता है, पावर आगे आती है, तो ये क्या हो जाएगा, अरे -1 लॉग 10, और लॉग 10 का मान 1 होता है, इसलिए वैल्यू कितनी होगी, -1। अरे लॉग 10 का मान कितना है, इतना तो आपको आता होगा, आपने 12th क्लास पास कर ली,
तो इतना तो आपको आता ही है। अरे log 10 की वैल्यू कितनी होती है? 1। log 10 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? अरे 1 होती है। एक सेकंड। हाँ जी, चलिए। हाँ जी, इसका मतलब क्या होगा देखो, वो वैल्यू ये पूरी की पूरी कितनी आ गई? -1। -1 गुना +1 तो क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा ना। तो 5 - 1 बराबर 4। तो ये तो हमारे पास अभी पीओएच आया है, पीएच नहीं आया। और देखो हमारे पास फॉर्मूला होता है क्या, इधर लिखता हूं मैं, पीएच प्लस अरे पीओएच बराबर कितना होता है? 14। देखो यहां से, अरे पीएच निकालनी है तो पीएच, पीओएच कितना है? 4। अरे ये पीओएच ही तो आया, ये पीओएच ही तो आ रहा है। तो ये 4 है, बराबर क्या है? 14। तो पीएच बराबर कितना होगा? अरे 14 - 4 मीन्स 10। कितना आएगा? 10। तो पीओएच कितनी आ गई, सॉरी पीएच कितनी आ गई? 10। 10 कहां है? ये रही। 10 कहां है? ये रही। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस करने आने चाहिए। आगे देखिए अगला, ये देखो, अरे ये तो ऐसे ही सॉल्व हो रहा है। ये लो अगला सवाल देखो, उसके जैसा ही दे दिया। अरे यदि किसी विलियन का पीएच दे दिया 5.2 तो इसका पीओएच कितना होगा? अरे पीएच 5.2, पीओएच पूछ रहा है ना। 5.2 को 14 में से घटा लो, कितना आ जाएगा? अरे 8.8 आ जाएगा। कितना आएगा? 8.8। ये लो, ये तो ऐसे ही सॉल्व हो रहा है, उसी से हो गया सॉल्व। देखिए अगला देख लो, अरे इसी चैप्टर से देख लो कितने सवाल पूछ ली, लगातार सवाल पूछा है। 2 सवाल आगे, तीसरा आ रहा है। देखो निम्न में से कौन सा, एक सेकंड इसको मैं बड़ा करूं थोड़ा ना आपके लिए, तो ठीक रहेगा। चलिए देखिए, ये क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा विलियन बफर के रूप में कार्य करता है, यानी कौन सा बफर विलियन है? अरे यहां तो देखो ये क्या है, अरे ये स्ट्रॉन्ग बेस, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, और ये स्ट्रॉन्ग अरे बेस है। मैंने तो क्या कहा था आपसे, वीक एसिड वीक बेस हो, या फिर वीक एसिड हो, या फिर वीक बेस हो। यहां तो दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, नहीं बनाएगा। यहां भी देखो, अरे ये स्ट्रॉन्ग एसिड है आपकी, ये सॉल्ट है आपके ना, तो ये भी नहीं बनाएगा, स्ट्रॉन्ग आ गया ना। यहाँ अरे ये बीक एसिड है, और इस बीक एसिड का ये क्या है? अरे इस बीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में सॉल्ट है, तो इसका मतलब ये बना लेगा आपके। तो HCOH, अरे ये है ना, बीक नहीं है ना, ये स्ट्रॉन्ग है आपकी, और ये स्ट्रॉन्ग एसिड का अरे बीक बेस के साथ क्या है? लवण। तो इसका मतलब स्ट्रॉन्ग जब भी आएगा तो वो नहीं बनाएगा, क्यों? फॉर्मिक एसिड है ना। अरे ये स्ट्रॉन्ग है किससे? एसिडिक एसिड से। एसिडिक एसिड वीक है, फॉर्मिक एसिड देखा जाए वैसे तो ये तो बेंजोइक एसिड से भी ज्यादा क्या है? एसिडिक है। ठीक है ना। आगे देखो, हाँ जी, 149। देखिए 2 क्वेश्चन और हैं अपने। 149, किन्हीं 2 गैसों के मिश्रण का कुल दाब, अरे प्रत्येक गैस के आंशिक दाब के योग के बराबर। अरे ये किसका? ये डाल्टन का नियम है। किसका? अरे डाल्टन का आंशिक दाब का नियम है ये। और डाल्टन का आंशिक दाब का नियम यही तो कहता है, आंशिक दाब का अरे नियम। किसका नियम है बच्चों? ये डाल्टन का आंशिक दाब का नियम। और डाल्टन ये तो कहता है कि जब 2 या 2 से अधिक है ना क्रिया नहीं करने वाली यानी अक्रिय गैसों को है ना किसी पात्र में है ना एक साथ डाला जाता है, यानी एक साथ मिलाया जाता है, तो उनके द्वारा पात्र पर लगने वाला कुल दाब उन सभी गैसों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है। योग के बराबर। तो ये आंसर सही है ना आपका। ये कह रहा है अंतर नहीं, गुणनफल नहीं, अनुपात नहीं। ठीक है ना। डाल्टन के आंशिक दाब के नियम से स्टेटमेंट दे दिया सीधे ही, आपको आना चाहिए। और सबसे लास्ट क्वेश्चन देखो, ये भी सीधा ही है, सुनिए। इसने क्या कहा हमसे, आदर्श गैस समीकरण पीवी बराबर एनआरटी में निम्न में से आर का गणितीय मान नहीं हो सकता, यानी आर का कौन सा गणितीय मान है जो नहीं हो सकता? तो आर की जो वैल्यू है ना आपको याद रखनी, देखो अरे आर की एक वैल्यू तो क्या होती है, यानी 2 कैलोरी, अरे केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। एक आर की वैल्यू होती है देखो कितनी, अरे 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। एक देखो आप आर की वैल्यू आपको ये याद रखनी है 0.0821 अरे लीटर एटमॉस्फेयर केल्विन इनवर्स और मोल इनवर्स।
और एक आर की वैल्यू आपको याद क्या रखनी है, 0.0831। और ये किसमें, अरे लीटर, और एटीएम का मतलब अरे एटमॉस्फेयर, वायुमंडलीय दाब, उसकी जगह आपको दाब किसमें दे दे, बार में दे दे। तो ये याद रखनी है आपको, बार, आगे केल्विन इनवर्स, और ये मोल, अरे इनवर्स। आपको ये वैल्यू याद रखनी है किसके लिए, अरे गैस स्थिरांक आर के लिए 4 वैल्यू आपको याद रखनी है। किसके लिए, गैस स्थिरांक। और वैसे तो इसको अरे सार्वत्रिक गैस स्थिरांक बोलते हैं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। सार्वत्रिक गैस स्थिरांक क्यों, सभी गैसों के लिए इसका मान कैसा है, समान, इसलिए इसका नाम क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है ना। तो यहां से देखिए आप चेक कीजिए, एक तो देखो आपको ये दे रखा है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, दिख गया, इसका मतलब ये तो हो सकता है। और देखो 1 जूल का मतलब हमको पता है ना, अरे 1 जूल का मतलब कितना होता है बच्चों, हमारे 10⁻7 अर्ग। तो मैं यदि इस जूल को क्या करूं, अर्ग में चेंज कर दूं, 10⁻7 से गुणा करूंगा इसको, तो देखना 8.314 गुणा 10⁻7, और जूल का क्या हो गया, अर्ग, और वही केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स तो चल ही रहा है, इसका मतलब ये भी सही है। अब बचे 2, इसको चेक कीजिए, देखो आप इसको, इस वाले को, अरे इस वाले को चेक कीजिए, इसको देखो, अरे दाब का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, दाब P बराबर F/A, बल बटे क्षेत्रफल, बल का न्यूटन, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। और इस न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं, अरे इसी को हम पास्कल बोलते हैं भैया ना, क्या बोलते हैं, पास्कल। तो पास्कल भी क्या है, दाब का मात्रक, ध्यान रखें, दाब का मात्रक एटीएम भी है आपके, अरे एटीएम भी दाब का मात्रक होता है, देखो एटीएम बार पास्कल आ गया, या इसको न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर कह दो आप, या फिर आप क्या कह दो, एक एमएमएचजी भी होता है, मिलीमीटर पारा, एक टॉर भी होता है दाब का मात्रक। तो आपको ये सारे मात्रक याद रखने दाब की। अब इसने हमको क्या दिया, अरे 8.314, तो पास्कल, अरे पास्कल का मतलब क्या है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ये लो, ये तो पास्कल का मतलब हो गया ना। और आगे क्या दिया इसने, देखो अरे मीटर क्यूब दिया हमको, क्या दिया है, मीटर क्यूब। और उसके आगे तो देखो अरे क्या चल रहा है, मोल इनवर्स, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और उसके आगे अरे केल्विन इनवर्स। ठीक है ना। अब बस आपको ये पास्कल खोल के लिखना आना चाहिए, ये पास्कल जो है ना, पास्कल, अरे इस पास्कल का मतलब आना चाहिए आपको, ये पास्कल है ना इसका। अगर पास्कल का मतलब नहीं आता आपको तो फिर कुछ नहीं कर सकते आप। क्यों, एमकेएस पद्धति में दाब का मात्रक है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, इसको पास्कल बोलते हैं, ये ध्यान होना चाहिए। अब देखो मीटर स्क्वायर से तो अरे ये मीटर क्यूब कट जाएगा ना, और देखो बचा क्या, अरे न्यूटन इंटू मीटर। तो न्यूटन इंटू मीटर का मतलब तो क्या होता है, जूल ही तो होता है। तो क्या बन गया ये, अरे जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, यही तो बन गया, जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, वैल्यू तो सेम ही है ना। इसका मतलब ये भी क्या है आपका, अरे राइट, ये वाला रॉन्ग है आपके। तो ये यही कह रहा है कि कौन सा गणितीय मान सही नहीं हो सकता, तो कौन सा, अरे नीचे वाला सही नहीं है। देखो नीचे वाले में तो एटीएम दे दिया, मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स दे दिया। अगर लीटर होता तब तो ये वाला है ना वैल्यू, ये वाली होनी चाहिए थी। इसका मतलब ये नीचे वाला मान सही नहीं है, नीचे वाला मान आपके सही नहीं है। इस तरीके से हमने टोटल कितने बच्चों, 33 क्वेश्चंस कर लिए। कितने, अरे 33, कितने कर लिए, 33 क्वेश्चंस कर लिए अपन ने कंप्लीट। यानी 2018 लेवल असिस्टेंट वाला पेपर हमने कंप्लीट सॉल्व कर दिया, इसमें कुछ भी नहीं बच रहा आपकी। ठीक है ना। चलिए तो आज की क्लास को बच्चों यहीं तक रखते हैं ना, मतलब आज की क्लास को यहीं तक क्या रखते हैं, पेपर सॉल्व कर दिया अपन ने कंप्लीट है। अब अपन 2022 वाले पेपर हैं दो, एक 27 को एक 28 तारीख को लगा था, वो दोनों पेपरों को लेते हैं वन बाई वन करके, पहले एक को लेंगे फिर दूसरे को, और इस तरीके से हमारा लेवल असिस्टेंट एग्जाम में आया हुआ मतलब सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम के पेपर सॉल्व हो जाएंगे। फिर हमको एक क्राइटेरिया पता चल जाएगा, मैंने 10-12 क्लासें डाल रखी हैं आपको, अब उन क्लासों को फिर कंटिन्यू करेंगे अपन स्टार्ट। ठीक है ना, इससे आपको क्या एक लिमिट, अरे दायरा पता चल गया ना, इस तरीके से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चंस पूछ सकता है। ठीक है ना। चलिए तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं बच्चों ना। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें क्लास को ना।